स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का एपिसोड 261 टू 270। आयरन ईगल एक सुपर गॉड रैंक एक्सपर्ट था और वह भी 5वें स्तर का सुपर गॉड रैंक। यिप्सिलॉन गैलेक्सी में उसका सामना शायद ही कभी किसी प्रतिद्वंद्वी से हुआ हो, लेकिन इस बार आयरन ईगल बेहद घबराया हुआ था और उसके चेहरे पर भी बेहद गंभीरता थी। जब उनके नेता की भी यही हालत थी तो आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स के बाकी सदस्य स्वाभाविक रूप से और भी ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उनकी घबराहट अनावश्यक थी। गुकिजू का हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने आयरन ईगल और अन्य लोगों से कहा, आत्महत्या कर लो, मुझे जल्दी है। ये सुनकर आयरन ईगल बेहद गुस्से में हंस पड़ा। हा महाराज, आप कुछ ज़्यादा ही घमंडी तो नहीं हो रहे? यद्यपि महामहिम की शक्ति बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप अकेले ही आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स को हरा सकते हैं? गुकिजू ने पलटवार करते हुए कहा, क्या ये संभव नहीं है? जब किसी घनिष्ठ मित्र से मुलाकात हो तो 1000 प्याले भी कम पड़ जाते हैं। जब शब्द आपस में मेल न खाएं तो आधा वाक्य भी बहुत ज़्यादा होता है। जब बात इस हद तक पहुंच गई थी तो जाहिर सी बात है कि आगे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आयरन ईगल ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक नैनोमेचा ने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया। फिर उसने नेतृत्व संभाला और गुकिजू की ओर धावा बोल दिया। इसी क्षण गुकिजू के हाथ में एक रक्त भाला भी प्रकट हुआ। जब ये रक्त भाला प्रकट हुआ तो आयरन ईगल, जो अपने हमले के बीच में था, तुरंत ही घोर आतंक के भाव प्रकट करने लगा। गुकिजुए, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उससे पहले ही फैल जाती है। गुकिजू द्वारा ब्लड एक्स लीजन को नष्ट करने के बाद उनकी प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हुई। उन्हें पूरे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में अत्यंत उच्च ख्याति प्राप्त थी। सामने खड़े व्यक्ति के बारे में जानने के बाद आयरन ईगल को ऐसा लगा जैसे वह बस मर जाना चाहता हो। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ लोहे की प्लेट को ही नहीं, बल्कि टाइटेनियम मिश्र धातु की प्लेट को लात मारी थी। आयरन ईगल ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत भागना चाहा। स्विश! दुर्भाग्यवश शून्य लोक में एक तीखी सीटी की आवाज़ गूंज उठी। इसके बाद एक रक्त भाला अंतरिक्ष को चीरता हुआ आयरन ईगल के पीछे प्रकट हुआ और तुरंत उसकी खोपड़ी को भेद गया। इतना ही नहीं, जल्द ही 2 और रक्त भाले ने हमला कर दिया। आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स के छोटे मोटे लड़ाकों को जल्द ही शून्य लोक में 3 रक्त भाले वालों ने घेर लिया और मार डाला। बाकी लोगों की बात करें तो गुकिजू की राक्षसी शक्ति एक ज्वार की लहर की तरह फैल गई। उसकी राक्षसी शक्ति से घिरे सभी लोग एक के बाद एक बिजली से घिर गए और आग की लपटों से झुलस गए। संघर्ष करने का समय भी उन्हें नहीं मिला और वे सब राख में तब्दील हो गए। कुछ ही समय बाद इस स्थान पर केवल 3 स्टारशिप और सिल्वर आई कबीले के युवा ही बचे रहे। हालांकि दूसरे पक्ष को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन नरसंहार के देवता गुकिजू का सामना करते हुए उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। गुकिजू सिल्वर आई क्लैन के युवक के बगल में पहुंची और अनायास ही पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अगर यह पहले की बात होती तो बाई उसे सचमुच पहचान नहीं पाती, लेकिन अब स्थिति अलग थी। वर्तमान में गुकिजू पूरे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में सबसे चर्चित हस्ती थी। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में मौजूद अधिकांश तारा प्रणालियों ने उसके कारनामों की सूचना दी थी, इसलिए बाई को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसके सामने कौन खड़ा है। बाई ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष गु को नमस्कार। गुकिजू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कहा, आउटपोस्ट स्टार और आउटपोस्ट सैटेलाइट 1 के विकास और निर्माण के लिए कुछ उच्च कोटि के शिल्पकारों की आवश्यकता है। अगर तुम आउटपोस्ट स्टार जाकर मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा इनाम दूंगा और साथ ही सुरक्षा भी मुहैया कराऊंगा। कैसा रहेगा? गुकिजू बहुत ही स्पष्टवादी थे। यदि दूसरा पक्ष उनके लिए काम करने को तैयार था तो सब कुछ बातचीत के लिए खुला था। यदि दूसरा पक्ष अनिच्छुक था तो भी कोई बात नहीं थी, वह दूसरे पक्ष को सीधे जाने की अनुमति भी दे सकता था। बाई ने कुछ अविश्वास के साथ कहा, इनाम दो, सुरक्षा प्रदान करो। फिर क्या हम आउटपोस्ट स्टार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं? गुकिजू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, तुम्हें कैद नहीं करना चाहती। अपनी बात खत्म करने के बाद गुकिजू ने आगे कहा, मुझे सिल्वर आई क्लैन के कई कारीगरों की ज़रूरत है। आप वापस जाकर अपने कबीले के लोगों से इस बारे में ठीक से चर्चा कर सकते हैं। जब भी आप अपना मन बना लें तो बस आउटपोस्ट स्टार पर जाएं और अनंत साम्राज्य के उपराष्ट्राध्यक्ष डी कुई को ढूंढें। बेशक आप अनंत साम्राज्य से भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे किसी को आपको लेने के लिए भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। ये तीनों अंतरिक्ष यान आपके हैं। आशा है कि हम आउटपोस्ट स्टार पर फिर मिलेंगे। ये शब्द कहकर गुकिजू उस जगह से चली गई। हालांकि वह ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसने अपनी राक्षसी शक्ति का उपयोग करके एक शुद्ध क्रिस्टल को संघनित किया और उसे अपने पीछे फेंक दिया।
हालांकि बाईजी को पता नहीं था कि यह क्या है, फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ लिया। गुकिजू ने पीछे मुड़े बिना कहा, यह दानव शक्ति का क्रिस्टल तुम्हारे घावों को भरने और तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए है। दानव शक्ति के क्रिस्टल को परिष्कृत करने के बाद तुम सुपर गॉड रैंक में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। ये वाक्य कहने के बाद गुकिजू की आकृति आंखों से ओझल हो गई। बाईजी पूरी तरह से अचंभित होकर दानव शक्ति के क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़े हुए था। ठीक उसी क्षण उसका पूरा अस्तित्व स्तब्ध रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी विकट परिस्थिति में फंसने पर ऐसी घटना घटित होगी। वह गुकिजू के प्रति बहुत आभारी थे। चाहे दूसरे लोग आउटपोस्ट स्टार गए हों या नहीं, उसने इधर उधर छिपे हुए अपने कबीले के लोगों को साथ लेकर जाने का फैसला किया। दरअसल गुकिजू की प्रतिष्ठा वास्तव में काफी अच्छी थी, इसलिए न केवल बाईजी बल्कि सिल्वर आई कबीले के कई शिल्पकार उनके लिए काम करने को तैयार थे। दूसरी ओर शेन यूवेई बेहद चिंतित थी। गुकिजू, जो पहले अंतरिक्ष यान में ही थी, अब कहीं भी नहीं मिल रही थी। बाकी सभी लोग एक एक करके वापस लौट चुके थे और उनका अंतरिक्ष यान पहले से ही किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए तैयार था। संयोगवश इसी नाजुक मोड़ पर गुकिजू गायब हो गई, जिससे शेन यूवेई को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश शेन यूवेई को ज्यादा देर तक सिरदर्द नहीं रहा, इससे पहले ही गुकिजू प्रकट हो गई। गुकिजू को देखकर शेन यूवेई काफी असहाय हो गई और थोड़ी चिंता के साथ पूछा, तुम कहाँ गए थे? कुछ हुआ तो नहीं है ना? इस बार उनका सामना गलती से आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स से हो गया था और शेन यूवेई को चिंता थी कि गुकिजू को गलती से आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स द्वारा अगवा कर लिया गया था। आखिरकार आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स का मुख्य धंधा अपहरण और जबरन वसूली ही था। गुकिजू ने बड़े ही सहज अंदाज में कहा, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जैसे मेरे साथ कुछ हुआ हो? ये सुनकर शेन यूवेई ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं और फिर गुकिजू से कहा, जल्दी से अंतरिक्ष यान पर चढ़ो, हम किसी और जगह जा रहे हैं। गुकिजू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर अंतरिक्ष यान में लौट गई। अंतरिक्ष यान के मुख्य हॉल में पहुंचकर शेन यूवेई ने गुकिजू से कहा, इसके बाद तुम्हें इधर उधर बेवजह नहीं भागना चाहिए। इस बार आप भाग्यशाली रहे और आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स के हाथों नहीं पकड़े गए। पिछले शेन यूवेई ने जल्दी से गुकिजू को आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स द्वारा अतीत में किए गए कई अच्छे कार्यों के बारे में बताया। गुकिजू ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए पूरी बातचीत के दौरान कुछ नहीं कहा। वह वास्तव में शेन यूवेई को बताना चाहता था कि उसे अब इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयरन ईगल स्पेस पायरेट्स तो पूरी तरह से इतिहास बन चुके थे। इसी बीच डॉन एक्सप्लोरेशन टीम का अंतरिक्ष यान एक अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। इस स्थान पर बड़ी संख्या में अंतर्तारकीय राक्षस सक्रिय थे। ब्रह्मांड की गहराइयों से कई अंतरिक्षीय राक्षस लगातार इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। डॉन एक्सप्लोरेशन टीम का अंतरिक्ष यान इस स्थान से तेजी से गुजर रहा था। कभी कभार हमलों का सामना करने पर भी यह अंतरिक्ष यान जवाबी हमला नहीं करता था, बल्कि तेजी से आगे बढ़कर वहां से निकल जाता था। डॉन एक्सप्लोरेशन टीम का अंतरिक्ष यान अंततः केवल एक परिवहन जहाज था। हालांकि इसमें युद्ध क्षमताएं थीं, लेकिन यह आवश्यकता पड़ने पर ही लड़ना पसंद करता था। आखिरकार जहाज की तोपों से जो दागा गया वह हवा नहीं, बल्कि असली सोना और चांदी थी। अंतरिक्ष यान द्वारा काफी दूरी तय कर लेने के बाद गुकिजू की निगाह अचानक बदल गई। उनके गोल्डन लायन किंग खजाने के नक्शे पर एक विशेष प्रतिक्रिया हुई। इससे इस क्षेत्र में गोल्डन लायन किंग खजाने की पेटी की मौजूदगी का संकेत मिलता है। अगर अंतरिक्ष यान इस क्षेत्र में नहीं रुकता तो उसे उतरने का कोई अवसर ढूंढना पड़ सकता है या बाद में वापस लौटने के लिए रास्ता बदलना पड़ सकता है। बेशक उसने पहले ही इस स्थान को चिन्हित कर लिया था, इसलिए बाद में यहाँ टेलीपोर्ट करने के लिए पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट का उपयोग करना भी ठीक रहेगा। जब गुकिजू इन मामलों पर विचार कर रही थी, तभी वायुमंडल में उड़ रहा अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। डॉन एक्सप्लोरेशन टीम भी निश्चित रूप से यहाँ रुकेगी। उन्होंने रुकने के लिए जो जगह चुनी वह बहुत ही चतुराई भरी थी। गुकिजू ने एक विशाल कंकाल देखा जो किसी कुत्ते जैसे प्राणी का प्रतीत होता था। हड्डियां धूसर हरे रंग की थीं और उनसे एक अजीब सा दबाव निकल रहा था। इसके परिणामस्वरूप कई हजार मील के दायरे में कोई भी तारों से भरे आकाशीय राक्षस दिखाई नहीं दिए। आकाश में दिखने वाले ये विशालकाय राक्षस इस कंकाल से बेहद सावधान थे। जैसे ही गुकिजू की नज़र विशाल कंकाल पर पड़ी, अनंत इंजन ने तुरंत एक संकेत दिया। बोन प्रिजन हाउंड, एफ रैंक का प्राणी जो नींद में है, अपेक्षाकृत खतरनाक। शुरू में गुकिजू ने भी बाकी सभी की तरह सोचा कि यह किसी जीव का अवशेष है। अब उसे पता चल गया था कि यह चीज़ वास्तव में जीवित है और यह हमेशा से ऐसी ही दिखती थी। जीवन के लिए मांस और रक्त आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए यांत्रिक जीवन रूपों में मांस और रक्त नहीं होता है। ऊर्जा अवस्था या सूचना अवस्था जीवन रूपों में भी भौतिक शरीर का अभाव होता है। कुछ जीव जंतु मात्र मानसिक ऊर्जा चेतना का समूह होते हैं और उनके लिए भौतिक शरीर एक बोझ होता है।
बोन प्रिजन हाउंड भी काफ़ी खास है। इस प्राणी में हड्डियां तो होती हैं लेकिन मांस और खून नहीं होता, जो इसे अत्यधिक धोखेबाज बनाता है। चूंकि गुकिजू को पता था कि बोन प्रिजन हाउंड जीवित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में उसे अपने अधीन रखने का विचार आया। फिलहाल अनंत साम्राज्य में हर चीज़ की कमी है। बोन प्रिजन हाउंड आखिरकार एफ रैंक का ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ है, इसलिए इसे दूर ले जाना होगा। हालांकि डॉन एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्यों को यह नहीं पता था कि यह व्यक्ति अभी भी जीवित है। कई लोग अंतरिक्ष यान से उतरकर विशाल कंकाल के पास तस्वीरें लेने और अपना नाम दर्ज कराने के लिए गए। अगर उन्हें पता होता कि यह चीज़ जीवित है तो वे शायद वहीं डर के मारे रोने लगते। शेन यूवेई सभी को अंतरिक्ष यान से बाहर ले गई और एक छोटा सा बैंगनी पत्थर निकालते हुए बोली, ये पर्पल स्टार स्टोन है, जो इस जगह की खासियत है। पर्पल स्टार स्टोन के कई उपयोग हैं और इसका मूल्य कम नहीं है। एक बैंगनी तारा पत्थर 1000 चेस्टर के बराबर है। इस इलाके में हर कोई अपनी किस्मत आजमा सकता है। यदि विवाद उत्पन्न हो जाएं, तो दूसरों से टकराव न करना ही बेहतर है, अन्यथा आप खतरे में पड़ सकते हैं। अब हर कोई घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है। शुभकामनाएं। शेन यूवेई के बोलने के बाद सभी लोग इधर उधर बिखर गए और पर्पल स्टार स्टोन की तलाश शुरू कर दी। केवल एक व्यक्ति अपवाद था और वह व्यक्ति गुकिजू था। पर्पल स्टार स्टोन की खोज करने की तुलना में उसे बोन प्रिजन हाउंड में अधिक रुचि थी। शेन यूवेई ने देखा कि गुकिजू अभी भी विशाल कंकाल के चारों ओर घूम रही है और मुस्कुराते हुए बोली, यदि आप कंकाल का कोई हिस्सा निकालना चाहते हैं तो अपना प्रयास व्यर्थ न करें। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आए एफ रैंक के विशेषज्ञ भी इस विशालकाय जानवर की आधी हड्डी भी नहीं निकाल पाए। गुकिजू हंसते हुए बोली, क्या ऐसा है? वह कंकाल का एक हिस्सा नहीं ले जाना चाहता था, वह पूरे बोन प्रिजन हाउंड को ही ले जाना चाहता था। शेन यूवेई ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल, ये तो बहुत से लोग जानते हैं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। गुकिजू ने विशालकाय जानवर के कंकाल के चारों ओर चक्कर लगाया और लापरवाही से कहा, युवा मिस शेन, क्या आप बैंगनी तारा पत्थर की तलाश में नहीं जा रही हैं? ये सुनकर शेन यूवेई ने तुरंत कहा, बेशक मैं हूं, मैं तो बस आपको ये याद दिलाने आया था कि इस विशालकाय जानवर के कंकाल का कोई मूल्य नहीं है। इतना कहकर वह सचमुच चली गई। 1000 चेस्टर मूल्य का बैंगनी तारा पत्थर स्पष्ट रूप से शेन यूवेई के लिए भी बेहद आकर्षक था। लेकिन शेन यूवेई और बाकी सभी को इस बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं था। 1000 चेस्टर मूल्य का बैंगनी तारा पत्थर उसके लिए कुछ भी नहीं था। इस जगह की सबसे मूल्यवान चीज़ उनके सामने मौजूद विशालकाय जानवर का कंकाल था। गुकिजू द्वारा विशालकाय जानवर के कंकाल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। यह विशालकाय जानवर वास्तव में उससे मदद मांग रहा था। गुकिजू ने एक पल के लिए सोचा, फिर तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके बोन प्रिजन हाउंड की मानसिक दुनिया में झांका। फिर उसने हवा में लटका हुआ एक पारदर्शी हड्डी का बना शिकारी कुत्ता देखा। इस मानसिक स्थान में एक बड़ी मात्रा में काला पदार्थ भी मौजूद था जो बोन प्रिजन हाउंड के आध्यात्मिक शरीर को भस्म कर रहा था। वे रेशम के कीड़ों की तरह शहतूत के पत्तों को खाते हुए धीरे धीरे बोन प्रिजन हाउंड को कुतर रहे थे। तो ये बोन प्रिजन हाउंड इस जगह पर निष्क्रिय अवस्था में नहीं था, इस पर एक विशेष प्राणी ने हमला किया था। महामहिम, मुझे बचाए। जैसे ही बोन प्रिजन हाउंड चीखा, उसने गुकिजू को खून का समझौता भी पेश किया। एक बार रक्त संधि हो जाने के बाद जब तक गुकिजू की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बोन प्रिजन हाउंड की भी मृत्यु नहीं होगी। ये काले राक्षस स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थे। उनके द्वारा बोन प्रिजन हाउंड के आध्यात्मिक शरीर को कुतरने से न केवल बोन प्रिजन हाउंड को असहनीय पीड़ा हुई, बल्कि उसका आध्यात्मिक शरीर पतन के कगार पर भी पहुंच गया था। अन्यथा बोन प्रिजन हाउंड ने गुकिजू के साथ इतनी बेताबी से रक्त संधि नहीं की होती। गुकिजू ने बोन प्रिजन हाउंड के रक्त समझौते को अस्वीकार नहीं किया। वह मूल रूप से बोन प्रिजन हाउंड को अपने अधीन रखना चाहता था, इसलिए अब मना करने का कोई कारण नहीं था। बोन प्रिजन हाउंड द्वारा गुकिजू के साथ रक्त संधि करने के बाद उसने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर उसने आगे कहा, महामहिम, क्या आपके पास मुझे बचाने का कोई तरीका है? गुकिजू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद। बोन प्रिजन हाउंड की मानसिक दुनिया में उसकी वर्तमान उपस्थिति ही उसका आध्यात्मिक शरीर भी थी। तो एक विचार के साथ ही उसके पीछे मौजूद जुड़वां ड्रैगन 2 काले ड्रैगन में परिवर्तित हो गए और उड़ गए। अगले ही पल ये दोनों काले अजगर इन काले आत्मा भक्षकों को निगलने लगे। जैसे ही 2 काले ड्रैगन ने असंख्य आत्मा भक्षकों को निगलना शुरू किया, बोन प्रिजन हाउंड पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस दुनिया में कोई चीज़ सोल डेवोरर्स को निगल सकती है। गुकिजू की आंखों में भी सदमे के भाव दिखाई दिए। जैसे ही उसके पीछे मौजूद जुड़वां ड्रैगन ने असंख्य आत्मा भक्षकों को निगलना शुरू किया, उसकी मानसिक ऊर्जा अविश्वसनीय गति से तेजी से बढ़ने लगी। इन आत्मा भक्षकों में अत्यंत शुद्ध पोषक तत्व मौजूद थे जो मानसिक ऊर्जा को पोषित कर सकते थे। इसका मतलब यह था कि गुकिजू की शक्ति का स्तर अभी भी सुपर गॉड रैंक था।
हालांकि उनकी मानसिक ऊर्जा का स्तर बढ़कर एफ रैंक तक पहुंच गया था और एफ रैंक के भीतर भी ये तेजी से बढ़ रहा था। हर गुजरती सांस के साथ उनका दिमाग अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट होता गया और उनकी धारणाएं अभूतपूर्व रूप से तेज होती गईं। उनकी मानसिक ऊर्जा भी बेरोक-टोक गति से तेजी से बढ़ रही थी, जैसे गर्म चाकू मक्खन में से आसानी से निकल जाता है। जब तक बोन प्रिजन हाउंड को पूरी तरह से बचाया गया, तब तक असंख्य सोल डेवोरर्स भी पूरी तरह से गोकिजू की मानसिक ऊर्जा के लिए पोषण में परिवर्तित हो चुके थे। उनकी मानसिक ऊर्जा का स्तर सीधे तौर पर बढ़कर एफ रैंक के शिखर तक पहुंच गया। अब उसे मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले एफ रैंक ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञों से मुकाबला करने के लिए अपने दूसरे युद्ध रूप में प्रवेश करने की भी आवश्यकता नहीं थी। विरोधियों पर मानसिक हमले करते समय वह अदृश्य रूप से भी लोगों को मार सकता था। उनकी विशाल और गहन मानसिक ऊर्जा को महसूस करते हुए गोकिजू बहुत अच्छे मूड में थीं। इस इप्सिलॉन गैलेक्सी में आना वाकई एक सही निर्णय था। डॉन एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्यों और आसपास के लोगों को यह नहीं पता था कि गोकिजू को यहाँ से अपार लाभ प्राप्त हुए थे। वे ये भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि विशालकाय जानवर का कंकाल, जो यहाँ हमेशा से मौजूद था, वास्तव में एक विशेष प्राणी था। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान पर्पल स्टार स्टोन पर केंद्रित था, जो एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन है। हर कोई चारों ओर छिपे हुए बैंगनी तारा पत्थरों की खोज में बहुत मेहनत कर रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस जगह का सबसे कीमती खजाना वास्तव में ये तारा में आकाश का विशालकाय राक्षस का कंकाल होगा। बोन प्रिजन हाउंड की मानसिक दुनिया के अंदर बोन प्रिजन हाउंड का मानसिक शरीर अत्यंत कमजोर था। हालांकि इसने गोकिजू के साथ रक्त अनुबंध कर लिया था, फिर भी यह अपनी अंतिम सांसें लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। गोकिजू ने एक पल सोचा और बोन प्रिजन हाउंड को ठीक होने में मदद करने के लिए शुद्ध मानसिक ऊर्जा को संघनित करना शुरू कर दिया। यह एफ रैंक का पीक सुपर एनफोर्सर था। एक बार ठीक हो जाने के बाद खजाने की खोज करते समय गोकिजू को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। गोकिजू की मानसिक ऊर्जा से पोषण प्राप्त करने के बाद मूल रूप से मरणासन मानसिक शरीर तेजी से ठीक हो गया। जैसे ही बोन प्रिजन हाउंड ठीक हुआ, गोकिजू ने उसे अपनी बुनियादी स्थिति के बारे में भी बताया। मैं गोकिजू हूँ, निर्जन तारामंडल के अनंत साम्राज्य का प्रमुख। कुछ समय पहले ही मैंने कियोन की तारामंडल की रक्त कुल्हाड़ी सेना का पुनर्तः विनाश कर दिया था। उसने बोन प्रिजन हाउंड को इन मामलों की संक्षिप्त और सटीक जानकारी दी, ताकि जब बोन प्रिजन हाउंड उसका अनुसरण करे तो वह आदेशों का बेहतर ढंग से पालन कर सके। बोन प्रिजन हाउंड की आत्मसात करने की क्षमता बहुत मजबूत थी। आखिरकार यह एफ रैंक का कॉस्मिक लेवल का जीव था। गोकिजू ने एक बार अपनी स्थिति और अनंत साम्राज्य से संबंधित मामलों के बारे में बताया और बोन प्रिजन हाउंड ने उन्हें पूरी तरह से याद कर लिया। बोन प्रिजन हाउंड के मानसिक शरीर में लगभग 20 से 30% सुधार होने के बाद गोकिजू ने उसका इलाज बंद कर दिया। बोन प्रिजन हाउंड का मानसिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। 20 से 30% तक ठीक होने के बावजूद भी ये दमन की एक प्रबल भावना को व्यक्त करता था। इसके मानसिक शरीर को लगी अन्य चोटों के कारण इसे धीरे धीरे अपने आप ठीक होने की आवश्यकता पड़ी। गोकिजू की स्थिति के बारे में जानने के बाद बोन प्रिजन हाउंड ने उत्सुकता से पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, अब हम आगे कहाँ जाएंगे? गोकिजू ने बिना किसी झिझक के कहा, अगले चरण में हम इप्सिलॉन गैलेक्सी की खोज जारी रखेंगे और गोल्डन लान किंग द्वारा यहाँ छिपाए गए सभी खजाने प्राप्त करेंगे। क्या तुम अपना आकार बदल सकते हो, या तुम केवल तारों भरे आकाश के विशालकाय दानव का रूप ही बनाए रख सकते हो? बोन प्रिजन हाउंड का मानसिक शरीर तेजी से एक दूसरे रूप में बदल गया और उसने कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, मेरा मुख्य शरीर भी इस रूप में रूपांतरित हो सकता है। इस समय बोन प्रिजन हाउंड बर्फ सफेद फर वाले याओ बीस्ट जैसा दिख रहा था और उसके शरीर के कई हिस्से चांदी के शल्कों और एक बाह्य कंकाल से ढके हुए थे। पहली नज़र में यह आकृति कुछ हद तक बर्फ से ढके सफेद शेर जैसी दिखती थी। हालांकि चांदी के तराजू और हड्डी के ब्लेड के जुड़ने से यह और भी अधिक प्रभावशाली बन गया। ये देखकर गोकिजू ने सिर हिलाया और कहा, अब से जब आपको एफ रैंक की लड़ाई में शामिल होने की आवश्यकता न हो तो बस इस फॉर्म को बनाए रखें। ये सुनकर बोन प्रिजन हाउंड ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जैसा आप आदेश दें। इसके बाद इस जगह पर एक अविश्वसनीय घटना घटी। तारा में आकाश का विशालकाय राक्षस का कंकाल, जो अनगिनत युगों से इस क्षेत्र में खड़ा था, अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। इतनी बड़ी घटना ने स्वाभाविक रूप से आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने उस दिशा में देखा जहां विशालकाय जानवर का कंकाल गायब हो गया था और जोर से चर्चा करने लगे, हे भगवान, वह विशालकाय जानवर का कंकाल कहाँ गया? मुझे नहीं पता, मुझे बस एक धुंधलापन सा महसूस हुआ और फिर विशालकाय जानवर का कंकाल गायब हो गया। कौन इतना शक्तिशाली है कि वह इस विशालकाय जानवर के कंकाल को ले जाने में कामयाब हो गया? जब विशालकाय जानवर का कंकाल गायब हो गया तो सभी लोग चौंक गए और आपस में इस बारे में चर्चा करने लगे। बेशक कुछ लोगों को खतरे का आभास हुआ। शेन यूवी और डॉन एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्यों को एहसास हो गया था कि खतरा नजदीक आ रहा है।
पहले ये जगह इसलिए सुरक्षित थी क्योंकि तारा में आकाश के विशालकाय दानव का कंकाल लगातार सभी दिशाओं में अत्यधिक दबाव छोड़ता रहता था। अब जबकि तारा में आकाश के विशालकाय दानव का कंकाल अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, तो सभी दिशाओं में व्याप्त दमनकारी शक्ति का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया। शेन यूवेई और डॉन एक्सप्लोरेशन टीम के अन्य सदस्यों ने तुरंत गोकिज्यू और बाकी लोगों से स्टारशिप में लौटने का आग्रह किया। हलचल भरी भीड़ से बाहर गोकिज्यू ने अपने नीचे एक राजसी, प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से प्रभुत्वशाली वाहन प्राप्त कर लिया था। दूर से देखने पर यह एक ऐसे शेर की तरह लग रहा था जिसका पूरा शरीर बर्फ जैसे सफ़ेद फर से ढका हुआ था। हालांकि हिम सफ़ेद शेर चांदी के कई शल्कों से ढका हुआ था और उसके चारों अंगों में तेज और मजबूत हड्डी के ब्लेड लगे हुए थे। शेन यूवेई गोकिज्यू और बोन प्रिजन हाउंड को देखकर थोड़ी हैरान रह गई। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि गोकिज्यू को वाहन कहाँ से मिला, लेकिन उसने सामने मौजूद गंभीर मामले को टालने में जरा भी देर नहीं की। उसने जल्दी से गोकिज्यू से कहा, जल्दी से अंतरिक्ष यान में वापस जाओ। तारामंडल के विशालकाय राक्षस का कंकाल गायब हो गया है और अन्य तारामंडल के राक्षस जल्द ही इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। स्नो वाइट लान के ऊपर सवार गोकिज्यू ने सिर हिलाया और फिर स्नो वाइट लान, जो कि बोन प्रिजन हाउंड था, को अपने साथ स्टारशिप में वापस ले गया। जब गोकिज्यू अंतरिक्ष यान पर पहुंचा तो वह तुरंत सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। जिस हिम सफ़ेद शेर पर वह सवार था उसका रूप रंग बहुत ही प्रभावशाली था। इतना विशाल और भव्य पर्वत कई लोगों के लिए बेहद आकर्षक था। ठीक उसी तरह जैसे ग्रहीय सभ्यताओं में अधिकांश लोगों को सुपरकारें आकर्षक लगती हैं। हालांकि अंतरतारकीय युग में सुपरकारों को शीर्ष श्रेणी के स्टारशिप वाहनों या स्टाररी स्काई एक्सोटिक बीस्ट माउंट्स द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अंतरिक्ष यान का आंतरिक स्थान विशाल था। स्नो वाइट लान पर सवार होने के बावजूद गोकिज्यू अंतरिक्ष यान के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। सभी के सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष यान में वापस लौटने के बाद डॉन एक्सप्लोरेशन टीम का अंतरिक्ष यान तेजी से लंबवत ऊपर उठा और फिर दूर निकल गया। शेन यूवेई ने हिम सफ़ेद शेर की पीठ पर बैठी गोकिज्यू को देखा और उत्सुकता से पूछा, ये किस प्रकार का वाहन है? गोकिज्यू ने एक पल सोचा और ये तय किया कि वह इसे बोन प्रिजन हाउंड नहीं कहेगी, बल्कि इसके बजाय एक प्रकार के स्टाररी स्काई प्राणी की कल्पना करेगी। यह एक सफ़ेद ज़ेड शेर जैसा दुर्लभ जानवर है और इसका दर्जा सुपर गॉड रैंक है। ये सुनकर शेन यूवेई ने सिर हिलाया और थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, ये वाहन बहुत सुंदर है और ऐसा लगता है कि इसकी युद्ध क्षमता भी बहुत मजबूत है। वह निस्संदेह सही थी। तथाकथित वाइट ज़ेड लान, जो वास्तव में बोन प्रिजन हाउंड था, की युद्ध क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत थी। शेन यूवेई ने सफ़ेद ज़ेड शेर की जांच की और फिर पूछा, क्या यह आमतौर पर किसी स्थानिक उपकरण के अंदर रहता है? अधिकांश स्थानिक उपकरण जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्थानिक उपकरण एक स्थिर उपायाम का निर्माण कर सकते हैं। अन्य आयामों में विद्यमान ये स्थिर उपायाम जीवित प्राणियों को आश्रय दे सकते हैं। गोकिज्यू ने सिर हिलाया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन भविष्य में बोन प्रिजन हाउंड ऐसे ही एक स्थिर उपायाम में रहेगा। उसने पहले ही अनंत इंजन का उपयोग करके इस तरह का एक उपायाम बनाया था और इसे सम्राट पर्वत नाम दिया था। सम्राट पर्वत अनंत साम्राज्य के उपराष्ट्राध्यक्ष डिकुई द्वारा स्थापित गुट का नाम था, लेकिन उनके लिए अपने निजी पोर्टेबल उपायाम को सम्राट पर्वत कहना स्पष्ट रूप से ठीक था। वैसे भी उपराष्ट्राध्यक्ष डिकुई को इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए वह इस मामले को लेकर उदास नहीं होंगे। हालांकि चूंकि उसके पास वर्तमान में बहुत कम सामग्रियां हैं, इसलिए सम्राट पर्वत उपायाम अपेक्षाकृत अपरिष्कृत है। भविष्य में जब उसके गोदाम में और अधिक अच्छी चीजें जमा हो जाएंगी, तो वह निश्चित रूप से सम्राट पर्वत उपायाम को उन्नत और संशोधित करेगा। गोकिज्यू जिस स्थान पर स्थित था, वह इप्सिलॉन आकाशगंगा से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर था। एक कृत्रिम वर्महोल को चुपचाप खोला जा रहा था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का अधिकांश भाग इसकी निगरानी सीमा के भीतर था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में सभी स्थानिक कालिक वर्महोल पंजीकृत किए गए थे और कई मापदंडों में एकीकृत आवश्यकताएं थीं। इसका फायदा यह था कि यदि कोई अन्य तारा समूह सभ्यता स्थानिक सामयिक वर्महोल के माध्यम से वर्मिलियन बर्ड तारा समूह के उच्च स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ सीधे तौर पर एक विनाशकारी हमला करना चाहती थी, फिर एक बार जब कोई असामान्य स्थानिक कालिक गड़बड़ी दिखाई देती है, तो वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर पहले से ही प्रतिक्रिया दे सकता है। वे या तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जा सकते थे या फिर घात लगाकर दुश्मन को घेर सकते थे। हालांकि इस बार की उनकी तारा समूह ने स्थानिक सामयिक वर्महोल का निर्माण करने के लिए वर्मिलियन बर्ड तारा समूह की निगरानी सीमा में एक अंत स्थान को चुना। स्थानिक कालिक वर्महोल के पूरा होने के बाद मूल रूप से अंधेरे तारों भरे आकाश में एक विशाल चांदी की मिश्र धातु का द्वार प्रकट हुआ। इस विशाल मिश्र धातु के द्वार में एक ऐसी मिश्र धातु का उपयोग किया गया था जो चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित करती थी, इसलिए दूर से देखने पर यह प्रकाश द्वार काफी आकर्षक लग रहा था। हालांकि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए, विशेष रूप से इप्सिलॉन गैलेक्सी के लिए,
ये रोशनी वाला गेट देखने में तो आकर्षक था, लेकिन साथ ही बेहद खतरनाक भी था। बज़, प्रकाश द्वार से सबसे पहले एक विशालकाय अंतरिक्ष यान निकला। यह एक ई रैंक कॉस्मिक लेवल था। यह एक स्टारशिप थी और यह सबसे उच्च स्तरीय ई रैंक कॉस्मिक लेवल की थी। तारा जहाज। ऐसे ही 3 अंतरिक्ष यान एक के बाद एक तेजी से प्रकट हुए। इसके बाद 10 एफ रैंक कॉस्मिक लेवल इन तीनों विशालकाय अंतरिक्ष यानों से अंतरिक्ष यान बाहर की ओर उड़ने लगे। उनके पीछे मौजूद स्थानिक कालिक वर्महोल इसी क्षण ढहने लगा। विशाल स्थानिक कालिक वर्महोल तेजी से एक अत्यंत छोटे बिंदु में परिवर्तित हो गया। हालांकि इसने कोई अविश्वसनीय रूप से विशाल गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न नहीं किया, बल्कि ये पूरी तरह से गायब हो गया। कियोन की तारा समूह की युद्धक सेनाएं इस स्थान से बिना किसी की नज़र में आए वर्मिलियन बद तारा समूह में प्रवेश कर गईं। उनका अगला कार्य संपूर्ण यिप्सिलॉन गैलेक्सी से सभी सूचनाओं को अवरुद्ध और फिल्टर करना था और साथ ही साथ संपूर्ण यिप्सिलॉन गैलेक्सी पर कब्जा करना था। बिफांग युद्ध क्षेत्र के बाद कियोन की तारा समूह वर्मिलियन बद तारा समूह के खिलाफ अभियानों के लिए दूसरा मोर्चा खोलेगा। यिप्सिलॉन गैलेक्सी पर नियंत्रण हासिल करने के बाद वे गुप्त रूप से वहां युद्धक सेनाएं भेजेंगे। एक बार जब वे मजबूती से अपनी स्थिति स्थापित कर लेंगे तो वे तेजी से बड़ी संख्या में स्थानिक कालिक वर्महोल का निर्माण करेंगे, जिससे अधिक लड़ाकू बलों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। बिफांग तारामंडल में कियोन की तारा समूह और वर्मिलियन बद तारा समूह के बीच का युद्ध क्षेत्र इस प्रकार प्रकट हुआ। कियोन की तारा समूह की लड़ाकू सेनाओं को बिफांग युद्ध क्षेत्र में मिले सफल अनुभव ने उन्हें यिप्सिलॉन आकाशगंगा में भी वैसी ही सफलता दोहराने का पर्याप्त आत्मविश्वास दिया। यिप्सिलॉन गैलेक्सी, प्राचीन खंडहर। शेन यूवी और अन्य लोगों को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि खतरा नज़दीक आ रहा है, और उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि उनके द्वारा बाहरी दुनिया को भेजी गई कुछ खुफिया जानकारी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी या उसे बीच में ही रोक लिया जाएगा। यदि कोई अब वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर के युद्ध विभाग को यह सूचना दे कि कियोन की स्टार क्लस्टर की युद्धक सेनाएं यहां प्रकट हो गई हैं, तब ऐसी खुफिया जानकारी को इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। गुकिजू को भी यह नहीं पता था कि इस तारामंडल में संचार प्रतिबंधित है, लेकिन अनंत इंजन को यह बात पता थी। कृपया ध्यान दें, यिप्सिलॉन आकाशगंगा में संचार प्रतिबंधित है। कुछ संदेशों में बदलाव किया जाएगा या उन्हें पूरी तरह से इंटरसेप्ट किया जाएगा। इन दोनों संकेतों को देखकर गुकिजू थोड़ी हैरान रह गई। फिर उसने अपने कम्युनिकेटर का उपयोग करके वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर के कॉम्बैट डिपार्टमेंट चैनल तक पहुंच प्राप्त की। यहां से वह यिप्सिलॉन गैलेक्सी की संचार स्थिति की जांच कर सकता था। यिप्सिलॉन गैलेक्सी के लिए युद्ध विभाग से प्राप्त सभी निगरानी डेटा सामान्य सीमा के भीतर था। गुकिजू ने तुरंत इस विसंगति को युद्ध विभाग में अपलोड करने का प्रयास किया। आपके द्वारा भेजा गया डेटा इंटरसेप्ट कर लिया गया। इन्फिनिट इंजन ने एक और प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन कम्युनिकेटर पर यह दिखाया गया कि इसे सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया था। वर्मिलियन बद तारामंडल की संचार तकनीक कियोन की तारामंडल की तुलना में पिछड़ी हुई प्रतीत होती है। इस सूचना युद्ध की टक्कर में वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर को कियोन की स्टार क्लस्टर ने सीधे तौर पर मात दे दी। हालांकि इससे गुकिजू को कोई देरी नहीं हुई, जो पहले अंतरिक्ष यान पर बने एक लाउंज में चली गई। फिर उसने पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट निकाला और सीधे वीरान तारामंडल में शेनहुआंग महाद्वीप पर स्थित अनंत साम्राज्य के मुख्यालय में टेलीपोर्ट हो गया। वह अनंत साम्राज्य के मुख्यालय में राष्ट्राध्यक्ष के कार्यालय में पहुंचा और एक बार फिर यिप्सिलॉन आकाशगंगा की स्थिति की रिपोर्ट वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर के युद्ध विभाग को दी। इससे पहले बिफांग तारामंडल में वर्मिलियन बद तारा समूह को भी इसी तरह की क्षति का सामना करना पड़ा था। ऐसी रिपोर्ट मिलने पर उन्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सीधे जांच के लिए एक लड़ाकू दल भेज दिया। वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर की लड़ाकू टीम सफलतापूर्वक यिप्सिलॉन गैलेक्सी में टेलीपोर्ट हो गई। लेकिन यिप्सिलॉन गैलेक्सी के स्पेस टाइम में गड़बड़ी होने से पहले वे केवल एक बार ही सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट कर पाए थे। सही स्थानिक कालिक मापदंडों को जाने बिना वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर की बाद की लड़ाकू सेनाएं अंतरिक्ष छलांग तकनीक का सीधे उपयोग करके वहां नहीं पहुंच सकीं। लेकिन वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर के युद्ध विभाग ने भी पूरी तरह से पुष्टि की कि गुकिजू की रिपोर्ट सच थी। उसी समय कियोन की तारा समूह के अग्रिम दस्ते के सभी सदस्य अचंभित थे। उन्होंने यिप्सिलॉन गैलेक्सी के संचार चैनलों को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया था और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह खबर कैसे लीक हुई। सौभाग्यवश उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन योजना लागू की और इस क्षेत्र के स्पेस टाइम को बाधित कर दिया। मूल मापदंडों के अनुसार अंतरिक्ष में छलांग लगाने का प्रयास करने से इस स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकेगा। कियोन की तारा समूह के अति लंबी दूरी के स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को एक एक करके तेजी से तैनात और स्थापित किया गया। कियोन की तारा समूह की लड़ाकू सेनाओं ने समुद्र तट पर उतरना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य वर्मिलियन बद स्टार क्लस्टर की और अधिक लड़ाकू सेनाओं के आने से पहले यिप्सिलॉन गैलेक्सी में अपनी पकड़ मजबूत करना था। कियोन की स्टार क्लस्टर की लड़ाकू सेनाएं एक उमड़ती लहर की तरह तेजी से टेलीपोर्ट होकर आने लगीं।
टेलीपोर्ट करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह था और अधिक अति लंबी दूरी के स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को स्थापित करना और तैनात करना। इसी बीच वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की निकटवर्ती युद्धक सेनाएं तुरंत यिप्सिलॉन गैलेक्सी की ओर एकत्रित होने लगीं। यिप्सिलॉन गैलेक्सी पल भर में युद्ध क्षेत्र बन गई। इस समय यिप्सिलॉन गैलेक्सी में अधिकांश लोगों को पता चल गया था कि उनके तारामंडल में कुछ घटित हुआ है। प्राचीन खंडहरों में स्थित डॉन एक्सप्लोरेशन टीम को भी इस बारे में पता चला। इस अचानक उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करते हुए हर कोई असमंजस में था। अंतरिक्ष यान में सवार कुछ यात्रियों ने अंतरिक्ष यान छोड़ने की मांग की। अधिक लोगों को उम्मीद थी कि डॉन एक्सप्लोरेशन टीम का अंतरिक्ष यान सभी को अस्थायी रूप से यिप्सिलॉन गैलेक्सी से दूर ले जा सकता है। अपना घर छोड़ना बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन तारामंडल स्तर के युद्ध क्षेत्र में समय पर निकासी न करने की कीमत संभवतः मृत्यु होती है। क्योंकि तारामंडल के आक्रमण के कारण बिफांग तारामंडल के लगभग 80% मूल निवासी मारे गए। 5 लोगों के परिवार में से शायद केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचेगा। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से हर कोई पूरी तरह से ठीक होने की आशा करता है। शेन यूवेई और अन्य लोगों ने भी पीछे हटने के बारे में सोचा। हालांकि गु किजू ने कहा, अभी कहीं भी न जाना ही बेहतर है। क्योंकि तारा समूह और वर्मिलियन बर्ड तारा समूह जिस युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं वह यिप्सिलॉन आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है। यिप्सिलॉन गैलेक्सी से अभी भागना केवल उनके संघर्ष के केंद्र में सीधे कूदने जैसा होगा। गु किजू का निर्णय सही था, लेकिन जब सत्य और अंतर्ज्ञान टकराते हैं तो अक्सर अंतर्ज्ञान सत्य पर हावी हो जाता है। क्योंकि अंतर्ज्ञान को समझना आसान होता है और अधिकतर समय सत्य अंतर्ज्ञान के लिए बेतुका लगता है। ठीक अभी की तरह, ताकि बिफांग युद्ध क्षेत्र की त्रासदी उनके बीच दोबारा न दोहराई जाए। यिप्सिलॉन गैलेक्सी से भाग निकलना ही सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता था। लेकिन गु किजू ने कहा कि अभी कहीं न जाना ही बेहतर होगा, यहीं रहना चाहिए। कारण बताने के बावजूद भी हर कोई वहीं रुकने को तैयार नहीं था। अंतरिक्ष यान पर मौजूद सभी लोगों में से केवल शेन यूवेई ने कुछ क्षण की झिझक के बाद गु किजू पर विश्वास करने का विकल्प चुना। चूंकि शेन यूवेई ने रुकने का फैसला किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी मां भी रुकने का फैसला करेगी। इसके परिणामस्वरूप डॉन एक्सप्लोरेशन टीम के इतिहास में सबसे गंभीर मतभेद उत्पन्न हुआ। वाइस कैप्टन फ्रॉइड एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर शेन यूवेई, वांग जियांग्युन और गु किजू से बोले, यदि आप इस स्थान पर रहने का विकल्प चुनते हैं तो मैं आपसे केवल यही अनुरोध कर सकता हूं कि आप इस अंतरिक्ष यान को छोड़ दें। शेन यूवेई ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम रुक जाओगे। हम तीनों अब अंतरिक्ष यान छोड़ देंगे। इतना कहकर उसने गु किजू और उसकी मां को साथ लिया और वे सब मिलकर अंतरिक्ष यान से निकल गईं। गु किजू का सही निर्णय सूचना विषमता से उपजा था। दूसरी ओर शेन यूवेई का निर्णय एक महिला की अंतर्ज्ञान से उपजा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन गु किजू के आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार ने उसे यह महसूस कराया कि सच्चाई अल्पसंख्यकों के हाथों में होनी चाहिए। इसलिए कुछ देर विचार करने के बाद उसने गु किजू पर विश्वास करने का फैसला किया। जल्द ही उसे और दूसरों को पता चल जाएगा कि गु किजू सही थी। शेन यूवेई के तीनों साथियों के अंतरिक्ष यान से चले जाने के बाद फ्रॉइड के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। शेन यूवेई और उसकी मां के चले जाने के बाद पूरी डॉन एक्सप्लोरेशन टीम उसकी बात मानेगी। इस अंतरिक्ष यान पर उसका कहा हुआ अंतिम होगा। लेकिन फ्रॉइड स्पष्ट रूप से ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सके। जैसे जैसे वे धीरे धीरे यिप्सिलॉन गैलेक्सी के किनारे के करीब पहुंचते गए, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा गु किजू ने कहा था कि उनकी तारा समूह और वर्मिलियन बर्ड तारा समूह की युद्ध इकाइयां वास्तव में यहीं पर युद्ध में लगी हुई थीं। अंतरिक्ष यान को संचालित कर रहा चालक दल का सदस्य केवल घबराकर फ्रॉइड की ओर देख सकता था। महामहिम फ्रॉइड, अब हम क्या करें? एक अन्य क्रू सदस्य ने फ्रॉइड के जवाब का इंतजार किए बिना सुझाव दिया, हम वापस क्यों नहीं चले जाते? आने वाले समय के लिए वह क्षेत्र जहां प्राचीन खंडहर स्थित हैं सबसे सुरक्षित हो सकता है। ये सुनकर फ्रॉइड ने हाथ उठाया और उस आदमी को थप्पड़ मारा, फिर ठंडे स्वर में कहा, अब वापस जाना तो मौत को गले लगाने जैसा होगा। अगर हम यहीं रुके रहे तो बिफांग तारामंडल की तबाही हम सब पर आ पड़ेगी। अब हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। बोलने के बाद फ्रॉइड एक पल के लिए रुके, फिर आगे बोले, वर्मिलियन बर्ड तारामंडल और क्योंकि तारामंडल के बीच अभी अभी लड़ाई शुरू हुई है। यद्यपि यहाँ खतरा है, फिर भी युद्ध क्षेत्र के माध्यम से पुनर्जन्म और बच निकलने की संभावना है। जब तक हम युद्ध क्षेत्र पार कर लेते हैं तब तक हम सुरक्षित स्थान पर भाग सकते हैं। यहाँ रुकने से तो केवल गतिरोध ही आएगा। इसके बाद वह उन्हें केवल अपनी पीठ दिखाकर ही अंतरिक्ष यान के कॉकपिट में प्रवेश कर गया। उसी समय उन्होंने बिना सिर घुमाए कहा, बस देखते रहिए, समय साबित कर देगा कि मैं सही हूँ। डॉन एक्सप्लोरेशन टीम के अन्य सदस्य और डॉन एक्सप्लोरेशन टीम के अन्य ग्राहक इस समय वाइस कैप्टन फ्रॉइड की पीठ को देखते हुए उनके पास अपने विचारों को लिखने का कोई मौका नहीं था।
जैसा कि फ्रॉइड ने कहा था, समय ही सब कुछ साबित कर देगा। फ्रॉइड के अंतरिक्ष यान के कॉकपिट में प्रवेश करने के तुरंत बाद उनके परिवहन अंतरिक्ष यान पर कियोन की तारा समूह के युद्धपोत ने हमला कर दिया। बूम! सभी को अचानक सफ़ेद रोशनी की एक चमक महसूस हुई और एक विश्वनष्ट करने वाली लेजर किरण ने पल भर में पूरे अंतरिक्ष यान को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट। इसके बाद एक भीषण विस्फोट हुआ और पूर्व अंतरिक्ष यान एक विशाल आग के गोले में बदल गया जो लगातार जलता हुआ और नीचे गिरता चला गया। अंतरिक्ष यान पर सवार सभी लोग मारे गए, एक भी जीवित नहीं बचा। प्राचीन खंडहरों में शेन यूवेई और वांग जियांगयुन को यह नहीं पता था कि फ्रॉइड और अन्य लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वे अपने संचारकों पर केवल यही देख पाए कि फ्रॉइड और अन्य लोगों के अंतरिक्ष यान का सिग्नल अचानक टूट गया था। इस समय शेन यूवेई केवल गो किजू को एक जटिल नज़र से देख सकती थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि फ्रॉइड और अन्य लोगों का क्या हुआ, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि गो किजू सही थी। शेन यूवेई ने धीरे से आह भरी और फिर कहा, पहले पास के किसी युद्ध आश्रय में चलते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हालांकि गो किजुए का युद्ध आश्रय में जाने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय उसने कहा, हम संपर्क नंबरों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मुझे अन्य काम है और मैं युद्ध आश्रय में नहीं जा सकती। ये सुनकर शेन यूवेई आश्चर्यचकित रह गई और अनिश्चितता से पूछा, क्या तुम सचमुच युद्ध आश्रय में नहीं जा रहे हो? गो किजू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। इस बार शेन यूवेई निश्चित रूप से गो किजू का अनुसरण करना जारी नहीं रखेगी। पिछला चुनाव करते समय उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि गो किजू सही थी, इसलिए फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद उसने वहीं रहने का फैसला किया। लेकिन इस बार उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि युद्ध आश्रय में प्रवेश करना बाहर भटकने से ज़्यादा सुरक्षित था। वह केवल गो किजू को उनके साथ युद्ध आश्रय में जाने के लिए मना सकी। आने वाले लंबे समय तक बाहर बहुत अराजकता और खतरा रहेगा। इसके विपरीत युद्ध आश्रय स्थल सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। क्या आप वाकई हमारे साथ युद्ध आश्रय में नहीं आना चाहते? गो किजू जानती थी कि शेन यूवेई का इरादा अच्छा था, इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अपना काम खत्म करने के बाद मैं निकटतम युद्ध आश्रय स्थल पर जाऊंगा। ये देखकर कि उसने अपना मन बना लिया है, शेन यूवेई ने उसे मनाने की कोशिश तुरंत बंद कर दी। इसके बजाय उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में कृपया सावधान रहें और मुझे आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद है। गो किजू मुस्कुराए और बोली, हम फिर मिलेंगे। शेन यूवेई को विदाई देने के बाद वह तेजी से एक दिशा में चल पड़ा। यहाँ गोल्डन लायन किंग के कुछ और खजाने भी थे जिन्हें उसने अभी तक इकट्ठा नहीं किया था। इन सभी खजानों को प्राप्त करने के बाद वह अपनी अगली चाल के बारे में विचार कर सकता था। वह पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट का उपयोग करके सीधे आउटपोस्ट स्टार पर लौट सकता था। वह इप्सिलॉन गैलेक्सी में रहकर भी युद्ध में भाग ले सकता था। युद्ध के शुरू होने का अर्थ था व्यवस्था का पतन। इस समय तक इप्सिलॉन गैलेक्सी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। युद्ध आश्रयों के अंदर और आसपास के इलाकों को छोड़कर अन्य स्थान असाधारण रूप से अराजक हो गए थे। कई लोगों ने अपने पाखंड के मुखौटे उतार फेंके और आगजनी, हत्या और लूटपाट शुरू कर दी और हर तरह की बुराई को अंजाम दिया। इस समय वे लगभग उन जघन्य अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं से भिन्न नहीं थे। जैसे ही गो किजू बोन प्रिजन हाउंड को तेजी से गोल्डन लायन किंग ट्रेजर की ओर ले जा रही थी, तभी उन्हें लोगों के एक समूह ने रोक दिया। इस समूह में 10 से अधिक ईश्वर रैंक के और 2 सुपर ईश्वर रैंक के सदस्य शामिल थे। सबसे आगे चल रहे सुपर ईश्वर रैंक के सदस्य ने गो किजू के बगल में खड़े बोन प्रिजन हाउंड को अत्यधिक लालच भरी निगाहों से देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस ब्रह्मांडीय विचित्र प्राणी के साथ अपने रक्त समझौते को तोड़ो और अपना अंतरिक्ष उपकरण सौंप दो। अगर तुमने आधे मन से भी ना कहा तो मर जाओगे। गो किजू ने इन बदमाशों के समूह पर शब्दों का इस्तेमाल करने में समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि सीधे अपने सफ़ेद जेड शेर रूप में बोन प्रिजन हाउंड की ओर हाथ हिलाया। गर्जन! व्हाइट जेड लान ने भयंकर दहाड़ लगाई और गॉड रैंक और सुपर गॉड रैंक के पतितों के समूह की ओर धावा बोल दिया। उसके नुकीले पंजे अंतरिक्ष को चीरते हुए तेजी से वार कर रहे थे। खून और मांस के छींटों के बीच लगभग 1 दर्जन पतित लोगों को मार डाला गया। बोन प्रिजन हाउंड द्वारा केवल 1 दर्जन गॉड रैंक क्रिस्टल कोर और 2 सुपर गॉड क्रिस्टल कोर एकत्र किए गए और गो किजू को सौंप दिए गए। हालांकि बोन प्रिजन हाउंड एक विशेष और शक्तिशाली कुत्ता था, लेकिन इसने स्पष्ट रूप से विदेशी कुत्तों की एक बड़ी खूबी विरासत में पाई थी, वफादारी। हालांकि इसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही थी, लेकिन गो किजू के प्रति इसकी वफादारी दिल से बनी रही। गो किजू स्वाभाविक रूप से इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। उसने शक्तिशाली राक्षसी शक्ति और मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके सीधे एक रक्त सुनहरे क्रिस्टल को संघनित किया और उसे बोन प्रिजन हाउंड की ओर फेंक दिया। ये दानव शक्ति का क्रिस्टल आपकी अपनी शक्ति को शुद्ध करने और आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। बोन प्रिजन हाउंड अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुरस्कार के लिए महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गो किजू को इसका इनाम अभी मिलना बाकी था।
गोकिज्यू ने ईश्वर जाति से प्राप्त सुपर गॉड रैंक एवोल्यूशन सोर्स लिक्विड की एक बूंद को एक क्रिस्टल की बोतल में डाला और फिर उसे बोन प्रिजन हाउंड की ओर फेंक दिया। बोन प्रिजन हाउंड अपनी अहमियत बखूबी जानता था। अपनी मानसिक ऊर्जा से क्रिस्टल की बोतल में मौजूद तरल को महसूस करने के बाद वह थोड़ी देर रुका, फिर अविश्वास से बोला, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या ये पौराणिक ईश्वर जाति विकास स्रोत तरल है? गोकिज्यू को उम्मीद नहीं थी कि बोन प्रिजन हाउंड इतना ज्ञानी होगा। इसे देव जाति से प्राप्त ऐसी उन्नत वस्तुओं के बारे में भी जानकारी थी। बोन प्रिजन हाउंड के पूछने के बाद गोकिज्यू ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये गॉड रेस का सुपर गॉड रैंक एवोल्यूशन सोर्स लिक्विड है। चाहे वह दानव शक्ति का क्रिस्टल हो, गोकिज्यू ने अभी अभी वर्तमान एवोल्यूशन सोर्स लिक्विड से पुरस्कृत किया था। बोन प्रिजन हाउंड के लिए वे वास्तव में बेहतरीन वस्तुएं थीं। इसके बाद गोकिज्यू बोन प्रिजन हाउंड के साथ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में होने वाली सभी लड़ाइयों का निपटारा बोन प्रिजन हाउंड ने किया। हालांकि बोन प्रिजन हाउंड ने अपनी चरम युद्ध शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं किया था, फिर भी वह एफ रैंक से नीचे के किसी भी प्राणी को आसानी से तुरंत मार सकता था। गोकिज्यू को यिप्सिलॉन आकाशगंगा में कियोन की तारा समूह और वर्मिलियन बर्ड तारा समूह के बीच चल रही युद्ध की स्थिति के बारे में अस्थायी रूप से जानकारी नहीं थी। उसका ध्यान गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़े गए खजाने पर केंद्रित था। कई घंटों बाद उसने और बोन प्रिजन हाउंड ने गोल्डन लायन किंग द्वारा यहां छोड़े गए खजाने का दूसरा हिस्सा खोज निकाला। गोल्डन लायन किंग सुपरक्लिस्टर के पूर्व शासक के रूप में गोल्डन लायन किंग ने सुपरक्लिस्टर के कई हिस्सों में खजाने छोड़े थे। ऐसा करने से जोखिम काफी हद तक कम हो गया। उसने अपना सारा दांव एक ही जगह नहीं लगाया था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि गोल्डन लायन किंग ने शायद इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि जोखिम को कम करने के बावजूद वह खुद के मारे जाने के जोखिम से पूरी तरह से बचाव नहीं कर सकता था। इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया खजाना अनगिनत वर्षों बाद एक अन्य शक्तिशाली व्यक्ति के उत्थान के लिए एक आधारशिला बन गया। गोकिज्यू ने सफेद जैड शेर की पीठ पर सवार होकर प्राचीन खंडहरों का तेजी से भ्रमण किया। इस खोज के परिणाम से उन्हें कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। स्वर्णिम शेर राजा ने यहाँ कई खजाने छिपा रखे थे, लेकिन इतने लंबे समय में इन वस्तुओं का भाग्य बहुत भिन्न रहा। कुछ खजाने अभी भी अपने मूल स्थान में ही थे, अन्य लोगों को अलग अलग लोग ले गए, और कुछ खजाने अस्थिर उपक्षेत्र के साथ ही ढह गए। प्राचीन खंडहरों का अन्वेषण करने के बाद बोन प्रिजन हाउंड ने पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या हमें अब छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए या इस जगह को छोड़ देना चाहिए? गोकिज्यू ने तुरंत फैसला नहीं किया, बल्कि पूछा, आपके विचार से क्या बेहतर होगा? बोन प्रिजन हाउंड बुद्धि में कोई कमी नहीं थी और वह व्यापक रूप से जानकार था, जो स्पष्ट रूप से गोकिज्यू को निर्णय लेने में सहायता करने में सक्षम था। उसके पूछने के बाद बोन प्रिजन हाउंड ने गंभीरता से कहा, मेरा सुझाव है कि महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, आप छिपने के लिए एक युद्धकालीन आश्रय स्थल खोजें और स्थिति के सामने आने का इंतजार करें। इस बार वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर ने कियोन की स्टार क्लस्टर पर तब हमला किया जब वह अभी भी अस्थिर था। कियोन की तारामंडल का पतन होना स्पष्ट रूप से केवल समय की बात थी। यदि इस प्रकार की रणनीति से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के क्षेत्र में इतनी आसानी से प्रवेश किया जा सकता है, तब वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर सभ्यता अब तक कायम नहीं रह पाती, बल्कि बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। गोकिज्यू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, युद्ध अभयारण्य जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसी स्थान पर लौटेंगे जहां हमें पहले स्वर्ण सिंह राजा का खजाना मिला था। बोन प्रिजन हाउंड को स्वाभाविक रूप से गोकिज्यू के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। गोकिज्यू ने यात्रा शुरू करने के लिए शून्य क्षेत्र को तोड़ना शुरू कर दिया। पल भर में वे उस जगह पर पहुंच गए जिसका जिक्र गोकिज्यू ने किया था। यह एक विशाल वृक्ष के नीचे स्थित था, जहां अपेक्षाकृत स्थिर उपस्थान मौजूद था। गोल्डन लायन किंग का खजाना पहले इसी सबस्पेस में छिपा हुआ था। गोकिज्यू बोन प्रिजन हाउंड को लेकर आए और बड़ी सहजता से उसमें प्रवेश कर गई। बाहर मची अफरा तफरी से उन्हें अब कोई लेना देना नहीं था। यहां पहुंचने पर गोकिज्यू ने रास्ते में हासिल किए गए सभी गोल्डन लायन किंग खजाने के बक्से बाहर निकाल लिए। ये सभी खजाने के बक्से गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़े गए थे। हर खजाने के संदूक की बनावट बिल्कुल एक जैसी थी, उसमें कोई अंतर नहीं था। शायद अगर स्वर्ण शेर राजा भी आ जाए तो उसे यह नहीं पता होगा कि किस संदूक के अंदर क्या छिपा है। जैसा कि उम्मीद थी, हर खजाने के डिब्बे में एक स्पेस टाइम पासवर्ड लॉक था और विशेष रूप से एक स्वविनाशकारी स्पेस टाइम पासवर्ड लॉक था। इसके लिए अनंत इंजन को इसे अधिक परिष्कृत तरीके से हल करने की आवश्यकता थी, अन्यथा खजाने के बक्से और उनके अंदर का सारा खजाना नष्ट हो जाएगा। अनंत इंजन के लिए यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। बेशक अनंत इंजन द्वारा गोल्डन लायन किंग के खजाने के बक्से खोलने में लगने वाला समय भी काफी बढ़ गया। इससे गोकिज्यू इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनंत इंजन सुपरक्लिस्टर सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत तकनीकी उत्पाद होना चाहिए, या फिर यह सबसे उन्नत सुपरक्लिस्टर सभ्यता द्वारा छोड़ा गया एक तकनीकी उत्पाद था। हालांकि अनंत इंजन जिस भी स्तर का तकनीकी उत्पाद था, वह इस समय उसकी सटीक जांच नहीं कर सकता था।
आने वाले लंबे समय तक शायद उसे अनंत इंजन के संचालन सिद्धांत को समझने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी ग्रह सभ्यता के व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की आवश्यकता हो। उसे सिर्फ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना सीखना था, न कि उसे बनाना सीखना था। क्लिक। काफ़ी देर बाद एक तेज आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद गु किजू ये देखकर बेहद खुश हुई कि गोल्डन लायन किंग का खजाना खुल गया है। इस गोल्डन लायन किंग खजाने के बक्से के अंदर हथेली के आकार के 20 अंतरिक्ष यान थे। ये अंतरिक्ष यान, जाहिर है, मॉडल नहीं थे, बल्कि अंतरिक्ष संपीड़न प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले वास्तविक अंतरिक्ष यान थे। एक ही खजाने के बक्से में 20 अंतरिक्ष यानों का एक अंतरतारकीय बेड़ा था। अगर गोल्डन लायन किंग के बचे हुए सारे खजाने के बक्से इसी तरह के होते तो वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुनाफा कमाता। अगर बचे हुए बक्सों में कोई स्टारशिप न भी होती तब भी उसे बहुत बड़ा लाभ होता, क्योंकि ये सभी स्टारशिप एफ रैंक के शीर्ष श्रेणी के युद्धपोत थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वे गॉड रेस तकनीक का बहुत अधिक उपयोग करते थे, और यदि उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाना था तो बेहतर होगा कि तियानली और अन्य लोग कुछ संशोधन करें। अन्यथा ये सुनिश्चित करना मुश्किल होगा कि किसी को भी उसकी ईश्वर जाति की विरासत की वस्तुओं की बड़ी मात्रा में प्राप्ति करने की क्षमता का पता न चले। हालांकि ये सभी विरासत वस्तुएं गोल्डन लायन किंग द्वारा छोड़ी गई थीं, लेकिन अन्य लोग स्पष्ट रूप से बारीकियों में नहीं जाना चाहते थे। जब तक वे इस बात की पुष्टि कर देते कि वह बड़ी मात्रा में गॉड रेस की विरासत की वस्तुएं प्राप्त कर सकता है, तब तक वे उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। यिप्सिलॉन आकाशगंगा में कियोन की तारा समूह और वर्मिलियन बर्ड तारा समूह के बीच हुए अप्रत्याशित युद्ध ने कई लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि कई लोग स्पष्ट रूप से गु किजू को शामिल नहीं करते हैं। वह और बोन प्रिजन हाउंड गोल्डन लायन किंग के खजाने में छिपे हुए थे और उन पर कोई असर नहीं पड़ा। गु किजू फिलहाल युद्ध में भाग लेने की योजना नहीं बना रहा है। उसका इरादा स्थिति का अवलोकन करते हुए खजाने के बक्से खोलना है। इस बार उन्होंने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को तुरंत चेतावनी दे दी थी। यदि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर कियोन की स्टार क्लस्टर को यिप्सिलॉन गैलेक्सी में दूसरा युद्ध क्षेत्र सफलतापूर्वक खोलने की अनुमति देता है, तो ब्रह्मांड के तारों के सागर में स्थित वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर सभ्यता संभवतः अन्य अधिक शक्तिशाली अंतरतारकीय सभ्यताओं द्वारा प्रतिस्थापित होने से पहले लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। यिप्सिलॉन गैलेक्सी बाहरी युद्ध क्षेत्र। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर और कियोन की स्टार क्लस्टर के बीच की लड़ाई मुख्य रूप से इसी स्थान पर शुरू हुई थी। गु किजू की चेतावनी के कारण वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि कियोन की तारामंडल के पास भी आपातकालीन योजनाएं थीं, फिर भी वह वर्मिलियन बर्ड तारामंडल के हमले से अचंभित रह गया। यहाँ जो लड़ाई छिड़ी वह बिफांग युद्ध क्षेत्र में हुई लड़ाई से भी कहीं अधिक भीषण थी। एक पक्ष दूसरे पक्ष को थकाने के लिए यहाँ दूसरा युद्ध क्षेत्र खोलना चाहता था। दूसरी ओर दुश्मन को यहाँ दूसरा युद्ध क्षेत्र खोलने से रोकने और उनकी योजनाओं को सफल न होने देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इन परिस्थितियों में लड़ाई शुरू से ही बेहद तीव्र अवस्था में पहुंच गई और लगातार तेज होती चली गई। इस समय यिप्सिलॉन गैलेक्सी से भागने का प्रयास करने वाला कोई भी अंतरिक्ष यान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जीवित रहने के लिए यिप्सिलॉन गैलेक्सी के विभिन्न हिस्सों में इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, अधिमानतः किसी युद्ध आश्रय में प्रवेश करके और परिणाम की प्रतीक्षा करना। बेशक अगर किसी के पास गु किजू जैसी अनोखी हड्डियां हैं और वह विशेष शरणस्थल ढूंढ सकता है तो वह विभिन्न शरणस्थलों में भी छिप सकता है, लेकिन जाहिर है कि इस तरह की चीज़ अधिकांश जीवित प्राणियों के लिए बहुत मुश्किल है। विशेष साधनों के बिना वे यिप्सिलॉन आकाशगंगा में मौजूद विशेष स्थानों की खोज करने में असमर्थ होंगे। गु किजू इन लोगों से अलग है, उसके पास अनंत शक्ति का इंजन और गोल्डन लायन किंग का खजाना नक्शा है। इन दो प्रमुख फायदों के साथ वह उन चीज़ों को बहुत आसानी से ढूंढ सकता है जिन्हें दूसरे नहीं ढूंढ सकते। गु किजू की फिलहाल अपना ठिकाना बदलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उसके युद्ध पशु बोन प्रिजन हाउंड को पहले ही खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा जा चुका है। बोन प्रिजन हाउंड एक शक्तिशाली एफ रैंक का 9वें स्तर का पीक योद्धा है। जब तक ये युद्ध क्षेत्र में न फंस जाए, इसे खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजना कोई समस्या नहीं है। जब बोन प्रिजन हाउंड खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बाहर गया, तब गु किजू धैर्यपूर्वक अनंत इंजन का उपयोग करके गोल्डन लायन किंग के खजाने के संदूक का पासवर्ड समझने की कोशिश कर रही थी। क्या इस खजाने के संदूक का पासवर्ड समझने में सचमुच आधा दिन लग जाता है? जब अनंत इंजन का उपयोग करके तीसरे गोल्डन लायन किंग खजाने के संदूक का पासवर्ड समझने की कोशिश की गई तो गु किजू भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। उसने पहले खजाने के संदूक को समझने में 40 मिनट बिताए और 20 एफ रैंक के शीर्ष स्तरीय स्टारशिप सहित एक अंतरतारकीय बेड़ा प्राप्त किया। दूसरे गोल्डन लायन किंग खजाने के संदूक को खोलने में 30 मिनट लगे, जिससे गोल्डन लायन किंग गार्ड कवच का एक सेट प्राप्त हुआ। ये गोल्डन लायन किंग का कवच नहीं था, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसे गोल्डन लायन किंग के रक्षकों द्वारा पहना जाता था। इस कवच सेट की 3 मुख्य विशेषताएं हैं।
सबसे पहले, यह अपना रूप बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि गोल्डन लायन किंग के रक्षक, चाहे वे किसी भी जाति के हों, रक्षक कवच पहन सकते हैं। दूसरा, ये लेजर प्रकार के ऊर्जा हमलों को अपवर्तित कर सकता है। ये क्षमता बेहद भयावह है। ठीक उसी तरह जैसे कमल के पत्ते पर गिरने वाली बारिश की बूंदें वास्तव में पत्ते को गीला नहीं करती बल्कि तालाब में फिसल जाती हैं। ये क्षमता समान है। सैद्धांतिक रूप से इस कवच को पहनने से कोई व्यक्ति ग्रह को नष्ट करने वाली तोप के सीधे हमले को झेल सकता है और संभवतः बिना किसी चोट के बच सकता है। तीसरा, इस सेट में ऊर्जा सम्मेलन का कार्य भी शामिल है। इस कवच के साथ पहनने वाले की अपनी ऊर्जा को अन्य कवच पहनने वालों की ऊर्जा के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इस क्षमता के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए बड़ी संख्या में गोल्डन लायन किंग गार्ड आर्मर की आवश्यकता होती है। 10,000 ईश्वरीय पद वाले व्यक्ति एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ के सामने चींटियों के समान हैं। लेकिन अगर उन 10,000 लोगों की ऊर्जा एक साथ मिलकर पल भर में विस्फोट कर दे, तब यह विनाशकारी शक्ति उस एफ रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होगी। कुल मिलाकर गु किज्यू द्वारा प्राप्त दूसरा खजाना भी बहुत अच्छा था। चूंकि फिलहाल केवल एक ही सेट उपलब्ध है, इसलिए वह इसे बोन प्रिजन हाउंड को देने की योजना बना रहा है। हालांकि गोल्डन लायन किंग खजाने का तीसरा संदूक जिसे वह इस समय खोल रहा था, उसे देखकर वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। इस गोल्डन लायन किंग खजाने के संदूक को खोलने में वास्तव में 12 घंटे लगते हैं। पहले 2 खजाने के बक्सों को खोलने में लगभग 30 मिनट, अधिकतम 40 मिनट लगे और उन्हें आसानी से खोला जा सका। इस खजाने के संदूक को खोलने से पहले वास्तव में 12 घंटे तक उसे समझने की कोशिश करनी पड़ती है। या तो उसके अंदर कुछ असाधारण बात है, या फिर गोल्डन लायन किंग उसके साथ मजाक कर रहा है। यह संभव है कि यह सिर्फ एक खाली खजाना हो और इसे खोलना बेहद मुश्किल हो। जिनके पास अनंत इंजन नहीं है, उनके लिए इसे प्राप्त करने के बाद ऐसे खजाने के बक्से को खोलना बेहद मुश्किल होगा। यदि अनगिनत कठिनाइयों और प्रयासों के बाद अंततः उन्हें एक खाली खजाना मिले, तो ये बात उन्हें क्रोध से मृत्यु तक पहुंचा देगी। गोकिज्यू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचा कि क्या पहले गोल्डन लायन किंग के अन्य खजाने के बक्से खोले जाएं या जोखिम उठाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन बना लिया, मैं जुआ खेलूंगा। वैसे भी वह इतनी जल्दी इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाला था। ऐसे में ये देखने के लिए 12 घंटे बिताना स्वीकार्य है कि गोल्डन लायन किंग ने खजाने की पेटी में क्या रखा है। जैसे ही गोकिज्यू ने इस खजाने की पेटी को खोलना जारी रखने का फैसला किया, बोन प्रिजन हाउंड घबराकर अंदर घुस आया। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, कुछ बुरी घटना घटित हुई है। गोकिज्यू ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? बोन प्रिजन हाउंड ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से उसने गोकिज्यू को बाहर की स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, युद्ध का दायरा बढ़ गया है। क्यों की तारा समूह के अलावा ब्लैक प्रिजन तारा समूह भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। वर्तमान में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर 2 स्टार क्लस्टर स्तरीय सभ्यताओं के हमलों का सामना कर रहा है, ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर और क्यों की स्टार क्लस्टर। यिप्सिलॉन गैलेक्सी का अधिकांश भाग युद्ध क्षेत्र बन चुका है। इस जगह पर रहना बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। बोन प्रिजन हाउंड को गोकिज्यू के हाथों में मौजूद पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट की शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा कि यह खजाना भी स्थानिक गड़बड़ी से प्रभावित होगा और टेलीपोर्ट करके बाहर निकलने में असमर्थ होगा। दरअसल अगर गोकिज्यू भागना चाहता तो वह किसी भी समय ऐसा कर सकता था। इसलिए भले ही बाहरी दुनिया में भयंकर लड़ाई चल रही हो, वह पहाड़ की तरह अडिग रहा, जरा भी नहीं घबराया। बोन प्रिजन हाउंड के बोलने के बाद गोकिज्यू ने गोल्डन लायन किंग गार्ड आर्मर उसकी ओर फेंक दिया। तुम इस कवच का ध्यान से अध्ययन करो, मैं बाहर जाकर एक नज़र डाल लेता हूँ। इसके साथ ही गोकिज्यू की आकृति गतिमान हुई और इस उपस्थान में विलीन हो गई। हालांकि बोन प्रिजन हाउंड अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ हद तक चिंतित था, फिर भी उसने आदेशों का पालन किया और गोल्डन लायन किंग गार्ड आर्मर का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब गोकिज्यू बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी यिप्सिलॉन गैलेक्सी में अराजकता फैल गई थी। सभी दिशाओं से बड़ी संख्या में अंतरिक्ष यान तेजी से आए और फिर हवा में ही भयंकर गोलीबारी में शामिल हो गए। बूम बूम बूम, तेज नीली लेजर तोपें, साथ ही लाल और अन्य रंगीन और आकार की लेजर तोपें लगातार आकाश में लकीरें बनाती हुई दिखाई दे रही थीं। कई नागरिक अंतरिक्ष यान समय से पहले ही उड़ान भरने में कामयाब हो गए ताकि वे बच सकें। बिना किसी अपवाद के वे सभी ट्रैकिंग मिसाइलों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तकनीकी खामी के कारण उनके अंतरिक्ष यानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जैमिंग फ्लेयर्स ट्रैकिंग मिसाइलों को जरा सा भी प्रभावित नहीं कर सके। गोकिज्यू ने तुरंत वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को क्यों की स्टार क्लस्टर के आक्रमण की सूचना दी। उन्होंने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में पहले ही बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन अब वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को निस्संदेह उनसे और अधिक करने की आवश्यकता थी।
यदि वह कियोन की तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के स्थानिक छलांग उपकरणों के पास जाने और उन्हें नष्ट करने के लिए स्थिति निर्धारण दूरसंचार तारा चार्ट का उपयोग कर सके, तब कियोन की तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह की युद्धक सेनाएं लगातार नहीं पहुंच पाएंगी। यदि वह इसमें सफल हो जाता है तो वह स्पष्ट रूप से एफ रैंक कमांडर बन सकता है, जो युद्ध में एफ रैंक लीजन का नेतृत्व करेगा। इतना ही नहीं, उन्हें वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों से कई पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। हालांकि ऐसा करने की कीमत ये थी कि वह ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर सभ्यता और कियोन की स्टार क्लस्टर सभ्यता के लिए एक कांटा बन जाएगा। उसे आगे की कार्रवाई के बारे में विचार करने की आवश्यकता थी। सम्राट तारा और शेनहुआंग महाद्वीप महान ब्रह्मांडीय दरार क्षेत्र के बाहर स्थित हैं। लंबे समय तक सम्राट तारा और शेनहुआंग महाद्वीप का वर्मिलियन बर्ड तारा समूह से कोई संपर्क नहीं था। इसलिए उसे और अनंत साम्राज्य के बाकी सदस्यों को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से जुड़ाव की कोई मजबूत भावना नहीं थी। इस जोखिम भरे कदम के बाद वह स्वयं को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के युद्ध रथ पर सवार करेगा। यदि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर, ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर और कियोन की स्टार क्लस्टर के हमलों का सामना नहीं कर सका तो अनंत साम्राज्य का अंत हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद गुकिज्यू ने पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। कहावत है ना, धन खतरे में ही पाया जाता है। वह जोखिम उठाने के लिए तैयार था। हालांकि उसे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से जुड़ाव की कोई मजबूत भावना नहीं थी, लेकिन एक स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यता से जुड़ने के बाद अनंत साम्राज्य ने तीव्र विकास के दौर में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, उसकी अपनी ताकत और उसके पास मौजूद खजाने में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर अनंत साम्राज्य और स्वयं उसके विकास के लिए एक उत्कृष्ट भूमि थी। चूंकि ऐसा था, इसलिए वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए लड़ना असंभव नहीं था। अपना मन बना लेने के बाद गुकिज्यू तुरंत बोन प्रिजन हाउंड के बगल में प्रकट हुआ। बोन प्रिजन हाउंड द्वारा गोल्डन लान किंग के रक्षक कवच को पहनने के बाद उसका रूप फिर से बदल गया। इस समय बोन प्रिजन हाउंड एक राजसी सुनहरे शेर में परिवर्तित हो चुका था। गुकिज्यू ने उस पर 2 बार नजर डाली और फिर कहा, मैं ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर और कियोन की स्टार क्लस्टर के स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों के पास टेलीपोर्ट करने की तैयारी कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैं उनके स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को नष्ट कर दूंगा और अपार पुण्य अर्जित करूंगा। जब बोन प्रिजन हाउंड ने गुकिज्यू के साहसी शब्द सुने तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। कियोन की तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों का आसपास का क्षेत्र अत्यंत खतरनाक था। इसके अलावा उस जगह की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। गुकिज्यू भला वहां से कैसे निकल पाती? भले ही गुकिज्यू ने सभी कठिनाइयों को पार कर कार्य को पूरा कर लिया हो, तब उसे अनिवार्य रूप से ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर सभ्यता और कियोन की स्टार क्लस्टर सभ्यता, 2 स्टार क्लस्टर स्तरीय सभ्यताओं से संयुक्त वारंट का सामना करना पड़ेगा। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। 2 तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं के संयुक्त वारंट के साथ गुकिज्यू लंबे समय तक वर्मिलियन बर्ड तारा समूह में फंसा रह सकता है। वह कहीं और नहीं जा सकेगा, अन्यथा उसे कियोन की तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के शक्तिशाली ग्रहों द्वारा पीछा किए जाने का सामना करना पड़ेगा। बोन प्रिजन हाउंड ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से गुकिज्यू को ये सारी बातें बता दीं। आखिरकार अगर गुकिज्यू का काम खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, मुझे आपसे कुछ कहना है। कियोन की तारा समूह और काला कारागार तारा समूह। गुकिज्यू को अपना आदेश वापस लेने के लिए राजी करने के लिए बोन प्रिजन हाउंड ने गुकिज्यू के सामने अपने सभी विचार और राय जोरदार ढंग से व्यक्त किए। लेकिन गुकिज्यू ने बोन प्रिजन हाउंड को समझाने के लिए केवल कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल किया। देखो, यह क्या है? करनी कथनी से अधिक महत्वपूर्ण होती है। गुकिज्यू ने सीधे बोन प्रिजन हाउंड के सामने पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट प्रस्तुत किया, जो गोल्डन लान किंग का खजाना मानचित्र था, और उसे ध्यानपूर्वक उसका अनुभव करने के लिए कहा। बोन प्रिजन हाउंड को पहले तो गुकिज्यू का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके टेलीपोर्टेशन स्टार चार्ट की स्थिति का पता लगाया तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। ये खजाना वास्तव में स्थानिक टेलीपोर्टेशन कर सकता है, और वह भी इतने मजबूत स्थानिक व्यवधानों के बावजूद। तात्कालिक स्थानिक टेलीपोर्टेशन, इस चीज के होते हुए डरने की क्या बात थी? अगर कियोन की तारामंडल के राष्ट्राध्यक्ष स्वयं भी आ जाएं, तो भी उन्हें गुकिज्यू के अंतरिक्ष यान की पिछली बत्तियां दिखाई नहीं देंगी। बोन प्रिजन हाउंड ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और गंभीरता से घोषणा की, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, दूरदर्शी और असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं। आपका अधीनस्थ आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित है और इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए तैयार है। गुकिज्यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर बोन प्रिजन हाउंड को लिया और सीधे स्थानिक टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर दिया। अगले ही क्षण कियोन की तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों के पास 2 आकृतियां प्रकट हुईं। एक आकृति एक शानदार सुनहरे शेर की थी। बहुत से लोग इस आकृति से अपरिचित थे, क्योंकि गोल्डन लान किंग इस ब्रह्मांड में कई संस्करणों पहले से ही एक वर्चस्वशाली शक्ति था।
सुनहरे शेर के बगल में खड़ा युवक वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर और क्योंकी स्टार क्लस्टर का एक पुराना परिचित था। इस व्यक्ति के बाल झरने की तरह लंबे और भूरे सफेद रंग के थे। उसने काले रंग का रहस्यमयी ड्रैगन का चोला पहना हुआ था और उसके पीछे एक प्रभावशाली काली ड्रैगन की पूंछ लहरा रही थी। उसकी पीठ पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा वाले 2 काले ड्रैगन उगाए थे। उसके हाथ में एक विशिष्ट रक्त भाला प्रकट हुआ। हालांकि सभी को यह नहीं पता था कि गोकिजू ने आउटपोस्ट स्टार कब छोड़ा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि गोकिजू इस जगह पर कैसे प्रकट हुई। लेकिन वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर और क्योंकी स्टार क्लस्टर में सभी लोग स्पष्ट थे। गोकिजू एक ऐसे स्थान पर प्रकट हुए जो इस समय युद्ध का रुख बदल सकता था। यदि वह क्योंकी तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है तो इस युद्ध में जीत का पलड़ा वर्मिलियन बर्ड तारा समूह की ओर झुक जाएगा। इस समय वर्मिलियन बर्ड एम्पायर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हॉल में वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य की महिला राष्ट्राध्यक्ष सेलिसब्री तुरंत खड़ी हो गईं। फिर उनकी ठंडी और राजसी आवाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हॉल में गूंज उठी। गोकिजू के संचार चैनल से जुड़ें। एक सुपर गॉड रैंक योद्धा के रूप में बेहद कम समय में सी रैंक कॉस्मिक लेवल के राष्ट्राध्यक्ष के साथ संवाद करना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। लेकिन गोकिजू ने यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल कर ली और उसने ये काम बेहद कम समय में बार बार किया। जब गोकिजू ने रक्त भाला पकड़े हुए क्योंकी तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को नष्ट करना शुरू किया, उन्हें वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य के राष्ट्राध्यक्ष सेलिसब्री से एक संचार अनुरोध प्राप्त हुआ। उसने तुरंत संपर्क स्थापित किया और वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सर्वोच्च नेता से निर्देश सुनने लगा। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? सेलिसब्री के निर्देश बहुत सरल थे। कमांडर गोकिजू, वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को अब आपकी आवश्यकता है कि आप क्योंकी स्टार क्लस्टर और ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर के टेलीपोर्टेशन उपकरणों को नष्ट करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। इस मिशन को पूरा करने पर वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर आपको सर्वोच्च सम्मान और पुरस्कार प्रदान करेगा। गोकिजुए को पहले इस बात की चिंता थी कि साम्राज्य के उच्च अधिकारियों को इस बात का पता नहीं चलेगा कि उन्होंने इस स्थान पर वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में क्या योगदान दिया है। अब ऐसा लग रहा था कि उसने जरूरत से ज्यादा चिंता कर ली थी। यह इलाका पूरी तरह से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की निगरानी में था। इससे चीजें आसान हो गईं। उनके इस साहसिक प्रदर्शन को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च अधिकारी निश्चित रूप से देख लेंगे। गोकिजू को यह नहीं पता था कि इस क्षेत्र में उनका शानदार प्रदर्शन पूरे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर द्वारा देखा जाएगा। निर्जन तारामंडल अनंत साम्राज्य का मुखिया गोकिजू का नाम। आज के बाद इसकी गूंज पूरे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में सुनाई देगी, क्योंकि उन्होंने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सबसे नाजुक क्षण में आगे बढ़कर कदम उठाया था। यदि कि उनकी तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह यिप्सिलॉन आकाशगंगा में दूसरा युद्ध क्षेत्र खोलने में कामयाब हो जाते हैं, वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को 2 मोर्चों पर लड़ना होगा और वह पराजित हो जाएगा। इतना ही नहीं, यिप्सिलॉन गैलेक्सी के निकट स्थित गैलेक्सी स्तरीय सभ्यताओं की एक बड़ी संख्या भी युद्ध की आग में घसीटी जाएगी। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो यह बहुत संभव है कि यह वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के विनाश का कारण बन जाए। तारामंडल स्तर की सभ्यता अत्यंत शक्तिशाली होती है, लेकिन त्यानयुवान तारामंडल सभ्यता जैसी शक्तिशाली शक्ति का भी विनाश का दिन आया। इसलिए इस बार गोकिजू का आगे आना बेहद महत्वपूर्ण था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के भीतर अनगिनत आकाशगंगा स्तरीय सभ्यताएं, तारकीय स्तरीय सभ्यताएं और यहां तक कि कुछ अत्यधिक उन्नत ग्रह स्तरीय सभ्यताएं भी इस युद्ध क्षेत्र पर ध्यान देने लगीं। गोकिजू की भव्य छवि पल भर में अनगिनत बड़ी स्क्रीनों पर दिखाई दी। चाहे लोग गोकिजू को पहले से जानते हो या नहीं, इस समय हर कोई समझ गया था। गोकिजू नामक ये वीर व्यक्तित्व वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में आने वाली एक भीषण आपदा को रोक रहा था। बड़े पर्दे पर खून से लथपथ भाला लिए एक अकेले आदमी गोकिजू को देखना। असंख्य लोग अपनी सांसें थामे हुए थे, उनके दिलों में उसके लिए गहरी चिंता थी। इस समय ब्लैक प्रिजन स्टार क्लस्टर और क्योंकी स्टार क्लस्टर से अनगिनत लड़ाकू सैनिक गोकिजू की ओर बढ़ रहे होंगे। वे गोकिजू द्वारा और अधिक विनाश करने से पहले इस दुश्मन को पूरी तरह से कुचलना चाहते थे। हालांकि कई अन्य लोग उत्साह से भरे हुए थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि एक महाशक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम कभी कभी तारामंडल स्तर की सभ्यता के लिए एक विशाल छलांग साबित हो सकता है। गोकिजू को यह नहीं पता था कि उसका नाम वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। वह इस समय अपने रक्त भाले को पकड़े हुए था और क्योंकी तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह से संबंधित एक के बाद एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को नष्ट कर रहा था। वूश, उसके हाथ में मौजूद रक्त भाला अचानक बाहर निकला और तुरंत ही एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरण में भीषण चिंगारी निकली। इसके बाद डिवाइस बेहद अस्थिर हो गया। जैसे ही गोकिजू उस क्षेत्र से निकली, स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरण एक धीमी सी आवाज के साथ फट गया और काम करना बंद कर दिया। आसपास के इलाके में पहले से ही ऐसे कई उपकरण दिखाई दे रहे थे,
इन उपकरणों को पूरी तरह से नष्ट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन इन्हें काम करने से रोकना आसान था। हालांकि गुकिज्यू की किस्मत का साथ मानो खत्म हो गया था। सुपर गॉड रैंक के बहुत सारे योद्धा तुरंत ही वहां पहुंच चुके थे। अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में एफ रैंक के योद्धा और यहां तक कि ई रैंक के कॉस्मिक लेवल के योद्धा भी इस स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। स्वाभाविक रूप से वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सभी लड़ाकू सैनिक, साथ ही इप्सिलॉन गैलेक्सी में मौजूद सभी लोग कि उनकी स्टार क्लस्टर के लड़ाकू सैनिकों को सुदृढ़ीकरण प्रदान करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब सभी को पता चल गया था कि गुकिज्यू ने अकल्पनीय साधनों का उपयोग करके कि उनकी तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के पीछे प्रकट हुई थी। जब तक वे इन दो महान तारा समूहों की युद्धक सेनाओं को रोके रखते, गुकिज्यू पीछे से जितना संभव हो उतना विनाश कर सकता था। युद्ध के मैदान में तारा समूह स्तर की सभ्यता से संबंधित एक सेना को पूरी तरह से नष्ट करना अत्यंत कठिन था। गुकिज्यू के लिए ऐसा कारनामा करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, लेकिन वह अभी अप्रत्यक्ष रूप से इसे अपेक्षाकृत आसानी से हासिल कर सकता है। एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरण को नष्ट करने के बाद क्योन की तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह की लड़ाकू टुकड़ियां, विशेष रूप से कम एक लीजन की लड़ाकू टुकड़ियां, वे स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरण के माध्यम से इस युद्ध क्षेत्र में शीघ्रता से टेलीपोर्ट करने में असमर्थ होंगे। यदि गुकिज्यू के पास स्थानिक विक्षोभ आवृत्तियों को पढ़ने में सक्षम कोई उपकरण होता तो वह वर्तमान स्थानिक विक्षोभ आवृत्ति को भी पढ़ सकता था। फिलहाल वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की लड़ाकू टुकड़ियां सीधे इप्सिलॉन गैलेक्सी में टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। हालांकि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के प्रमुख सेलिसब्री को विश्वास नहीं था कि गुकिज्यू के पास इतने उन्नत उपकरण हैं, इसलिए उसने उसे याद नहीं दिलाया। उसने गुकिज्यू को केवल यही निर्देश दिया था कि वह इस स्थान पर मौजूद स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को नष्ट करना जारी रखे। गुकिज्यू ने भी शुरू में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अनंत इंजन ने उन्हें एक सुझाव दिया। अनंत इंजन ने वर्तमान स्थानिक गड़बड़ी आवृत्ति को समझ लिया है। क्या इसे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर युद्ध विभाग को अपलोड किया जाए? ये संकेत देखकर गुकिज्यू थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत नहीं किया। हालांकि उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक के बारे में सुना था। जबकि अनंत इंजन इस मामले को जल्दी से निपटा सकता है, स्टार क्लस्टर स्तर की सभ्यता की तकनीक को 1 या 2 घंटे या यहां तक कि आधा दिन भी लग सकता है। अगर वह अब ये जानकारी अपलोड करता है तो इसे समझाना मुश्किल होगा। जब वह और जानकारी अपने पास नहीं रख पाएगा तब वह इसे बाद में अपलोड कर सकता है। गुकिज्यू ने शुरुआत से ही एक वैकल्पिक योजना तैयार कर रखी थी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षण में सीधे भाग निकलने के लिए पोजिशनिंग टेलीपोर्टेशन स्टार मैप का उपयोग करना था। बाद में वह कह सकता था कि उसने प्रोटोस खंडहरों में एक उपभोग्य टेलीपोर्टेशन प्रकार का खजाना प्राप्त किया था और वह इस्तेमाल हो चुका था। चूंकि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए अनंत इंजन और स्थानिक स्थिति निर्धारण तारा मानचित्र के लिए उसकी जांच करना संभव नहीं था, इसलिए यह बहाना उसे बच निकलने में मदद करेगा। अनंत इंजन की पिछली चेतावनी ने उसे पीछे हटने का दूसरा रास्ता दिया। यदि बाद में स्थिति बिगड़ती है तो वह डिक्रिप्ट की गई स्थानिक गड़बड़ी आवृत्ति को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर युद्ध विभाग को अपलोड कर देगा। युद्ध विभाग को वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर से और अधिक विशेषज्ञों को टेलीपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए केवल कुछ क्षणों की आवश्यकता होगी। चूंकि उन्होंने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में इतना बड़ा योगदान दिया था, इसलिए वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर को हर हाल में उनकी रक्षा करनी ही होगी। गुकिज्यू का अनुमान सही था। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च अधिकारी फिलहाल उसे बचाने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में पहले ही बहुत बड़ा योगदान दिया था और वे ऐसा करना जारी रखे हुए थे। हालांकि क्योन की तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह के विशेषज्ञ भी हर कीमत पर अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे थे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अंततः वह युद्ध में मारा जाएगा। ठीक अभी की तरह गुकिज्यू के आसपास बड़ी संख्या में सुपर गॉड रैंक योद्धा और कुछ एफ रैंक योद्धा प्रकट हुए थे। उन सभी ने युद्ध के नारे लगाए, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों। उसे मार डालो, जल्दी से उसे बाहर निकालो, उसे स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों के पास मत जाने दो। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लोग बेहद नीच हैं। उन्होंने तो पीछे से छुपकर हमला कर दिया। अपने चारों ओर के शोरगुल और अराजकता का सामना करते हुए गुकिज्यू ने अनसुना कर दिया। अपने रक्त भाले को लहराते हुए वह लगातार सेनाओं के बीच से गुजरता हुआ हर दिशा में नरसंहार करता हुआ आगे बढ़ा। इन सुपर गॉड रैंक की चींटियों से लड़ते हुए वह स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को नष्ट करने के अवसरों की भी तलाश कर रहा था। पिछली बार गुकिज्यू ने क्योन की तारा समूह की कुलीन लड़ाकू इकाई ब्लड एक्स लीजन का सफाया कर दिया था। बहुत से लोगों का मानना था कि यह मामला बेहद भाग्यशाली था और उन्होंने केवल संयोगवश ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इस क्षण वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सभी कीबोर्ड अमर लोगों ने अपने मुंह बंद कर लिए, क्योंकि गुकिज्यू ने अपने सुपर गॉड रैंक रूप में अजेय होने का वास्तविक अर्थ समझाया।
गोकिज्यू के आसपास सबसे पहले दिखाई देने वाली सेनाएं दो महान तारा समूह सभ्यताओं की रसद सेनाएं थीं। क्योंकि वे गोकिज्यू के सबसे करीब थे, इसलिए वे सबसे पहले पहुंचे। रसद बलों के पीछे पीछे सुरक्षा टुकड़ियों को शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए भेजा गया। ये सुरक्षा इकाइयां विशेष रूप से स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थीं और उनके पास अपार शक्ति थी। सामान्य तौर पर वे ही सबसे पहले उन दुश्मनों का सामना करते हैं जो स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों के पास आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि गोकिज्यू किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके सीधे स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों के बगल में प्रकट हो जाएगी। इससे सुरक्षा इकाइयों के सभी सदस्य पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन सभी के लिए इस बार दुश्मन सबसे अप्रत्याशित स्थान पर प्रकट हुआ। रसद बलों की तुलना में, जो आमतौर पर सुपर गॉड रैंक के योद्धा होते थे, गार्ड इकाइयां निस्संदेह कहीं अधिक मजबूत थीं। गोकिज्यू ने चारों ओर देखा और उसे एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि दो महान तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं के स्थानिक दूरसंचार उपकरणों पर अचानक हमला करने की उनकी रणनीति ने दुश्मन को चौंका दिया। युद्ध क्षेत्र में पहले से तैनाती रैंक के ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा इस समय तेजी से पीछे नहीं हट सकते थे। इस प्रकार गोकिज्यू के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती केवल एफ रैंक के कॉस्मिक वॉरियर्स थे। अपने दूसरे युद्ध रूप में गोकिज्यू की शक्ति भी एफ रैंक कॉस्मिक लेवल की थी। यदि उसका सामना बड़ी संख्या में एफ रैंक कॉस्मिक लेवल से नहीं हुआ होता, पीक एक्सपर्ट्स या ई रैंक यूनिवर्स लेवल एक्सपर्ट्स के खिलाफ वह लड़ना जारी रख सकता था। यदि वह अपने तीसरे या चौथे युद्ध रूप में प्रवेश कर लेता है तो साधारण ई रैंक के ब्रह्मांड स्तरीय विशेषज्ञ भी उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन चूंकि वह क्यों की तारा समूह सभ्यता और ब्लैक प्रिजन तारा समूह सभ्यता के लिए एक कांटा बन गया था, इसलिए अपनी शक्ति को छिपाना स्पष्ट रूप से आवश्यक था। जब दुश्मन को लगता था कि उसकी अधिकतम युद्ध क्षमता केवल एफ रैंक की है, तब वह विनाशकारी प्रहार कर सकता था। हालांकि दो महान तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं के अधिकांश ही रैंक विशेषज्ञ अग्रिम मोर्चों पर तैनात थे। हालांकि पीछे की ओर अचानक उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करते हुए दोनों पक्षों ने समर्थन के लिए बड़ी संख्या में ई रैंक विशेषज्ञों को वापस बुलाने की व्यवस्था की। जैसे जैसे उभरते युद्ध समूह के बाहरी किनारों पर ई रैंक ब्रह्मांड स्तर के विशेषज्ञ धीरे धीरे प्रकट होने लगे, गोकिज्यू ने डिकोड की गई स्थानिक गड़बड़ी आवृत्ति को स्टार क्लस्टर कमांड विभाग में अपलोड कर दिया। फिर आसपास के क्षेत्र में शक्तिशाली स्थानिक टेलीपोर्टेशन उतार चढ़ाव की लहरें एक के बाद एक दिखाई देने लगीं। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर में स्पष्ट रूप से कई विशेषज्ञ और असंख्य लड़ाकू इकाइयां पहले से ही पूरी तरह तैयार स्थिति में मौजूद थीं। जैसे ही स्थानिक गड़बड़ी की आवृत्ति का सटीक विश्लेषण हो जाता, वे तुरंत लड़ाई में भाग लेने के लिए युद्ध के मैदान में प्रवेश कर जाते। बस गोकिज्यू के चारों ओर विशालकाय स्थानिक टेलीपोर्टेशन प्रकाश स्तंभ प्रकट हुए। जब ये दृश्य सामने आया तो क्यों की तारा समूह और काला कारागार तारा समूह समझ गए कि स्थिति उनके खिलाफ पलट गई है। हालांकि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के कई लोगों ने गोकिज्यू के लिए राहत की सांस ली। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की कुलीन लड़ाकू इकाइयां समय पर पहुंच गईं, इसलिए वह बच गया। लेकिन जाहिर तौर पर सभी को यह एहसास नहीं होगा कि इस क्षेत्र को कवर करने वाली स्थानिक गड़बड़ी आवृत्ति को गोकिज्यू द्वारा डिकोड और अपलोड किया गया था। इस बार वह सफलतापूर्वक खुद को बचा पाया। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की विशिष्ट लड़ाकू इकाइयों के आगमन ने इस युद्ध के परिणाम के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। क्यों की स्टार क्लस्टर मूल रूप से बिफांग युद्ध क्षेत्र में मिली सफलता को दोहराना चाहता था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार उनका अभियान केवल विफलता में ही समाप्त हो सकता था। कुछ ही देर में लाल रंग के मेचा से लैस एक योद्धा गोकिज्यू के सामने प्रकट हुआ। कमांडर गो, नमस्कार, मैं वर्मिलियन बर्ड मेचा कोर का ई रैंक योद्धा हूँ। कोड नाम एजियोर ब्लेड है। महामहिम राष्ट्राध्यक्ष द्वारा मुझे आपको सिंदूरी पक्षी साम्राज्य की शाही राजधानी तक ले जाने का आदेश दिया गया है। वर्मिलियन बर्ड मेचा कोर वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की सबसे विशिष्ट लड़ाकू इकाई है। उनमें से हर एक सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च प्रतिभा का धनी है। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। वर्मिलियन बर्ड मेचा कोर केवल वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के राष्ट्राध्यक्ष से ही आदेश लेती है। प्रत्येक सदस्य को राष्ट्राध्यक्ष का विशेष दूत माना जा सकता है। एजियोर ब्लेड के बोलने के बाद गोकिज्यू ने हल्के से सिर हिलाया और एजियोर ब्लेड के पीछे पीछे एक वर्मिलियन बर्ड टाइप बैटलशिप की ओर चल पड़ी। वर्मिलियन बर्ड टाइप बैटलशिप वर्मिलियन बर्ड मेका कोर का विशेष उपकरण है और वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर का सर्वोच्च तकनीकी उत्पाद है। एक साधारण युद्धपोत और वर्मिलियन बर्ड टाइप युद्धपोत के बीच का अंतर एक पुरानी ऑल्टो और एक रोल्स रॉयस के बीच के अंतर से कहीं अधिक है, और यह अंतर व्यापक है। वर्मिलियन बर्ड युद्धपोत पर अभी भी बहुत से लोग सवार थे। एजियोर ब्लेड की तरह वे पूरी तरह से नैनो आधारित यांत्रिक तंत्रों से घिरे हुए थे। ये लोग आमतौर पर एक दूसरे को कोड नामों से संबोधित करते थे और संवाद करते थे, और उनकी वास्तविक पहचान केवल तारा समूह के राष्ट्राध्यक्ष और कुछ ही अन्य लोगों को पता थी।
वर्मिलियन बर्ड बैटलशिप धीरे धीरे ब्रह्मांडीय तारों भरे आकाश में सक्रिय हो गई और फिर उसने अपनी अंतरिक्षीय छलांग शुरू कर दी। कई स्थानिक छलांगों के बाद गोकिज्यू और एजियोर ब्लेड का समूह वर्मिलियन बर्ड स्टार पर स्थित वर्मिलियन बर्ड एम्पायर के मुख्यालय में पहुंचा। इसके बाद गोकिज्यू ने एजियोर ब्लेड के दल का अनुसरण किया और स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरण का उपयोग करके वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य की शाही राजधानी में प्रवेश किया। यह आकाश में निर्मित एक शहर था। पूरे शहर का निर्माण अत्यंत विशेष सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। यह न केवल मजबूत और अत्यंत रक्षात्मक क्षमता से युक्त था, बल्कि बेहद सुंदर भी था। वर्मिलियन बर्ड मेचा कोर की सुरक्षा में गोकिज्यू आसानी से वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य के शाही महल में प्रवेश कर गई। वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य के राष्ट्राध्यक्ष और साथ ही वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के राष्ट्राध्यक्ष सेलिसब्री ने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्तियों के साथ वर्मिलियन बर्ड हॉल में गोकिज्यू का स्वागत किया। इस समय वर्मिलियन बर्ड हॉल में वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर की महिला राष्ट्राध्यक्ष, 5 उपराष्ट्राध्यक्ष और 20 से अधिक मंत्रिमंडल के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गोकिज्यू ने इससे पहले राष्ट्राध्यक्ष सेलिसब्री के साथ वीडियो कॉल की थी, लेकिन इस बार ये पहली बार था जब वह तारामंडल के राष्ट्राध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मिले थे। वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर समूह में आकाशगंगा स्तर की सभ्यताओं की एक बड़ी संख्या मौजूद है। हालांकि आकाशगंगा स्तर की सभ्यताओं के विशाल बहुमत के नेताओं को कभी भी तारा समूह के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्मानित नहीं किया गया है। इस बार गोकिज्यू ने वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के लिए अपार पुण्य अर्जित किया, इसलिए न केवल राष्ट्राध्यक्ष द्वारा उनका स्वागत किया गया, बल्कि वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सभी उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। गोकिज्यू के वर्मिलियन बर्ड हॉल में प्रवेश करने के बाद सेलिसब्री की अनोखी शांत और स्पष्ट आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। कमांडर गोकिज्यू, क्योंकि तारा समूह और ब्लैक प्रिजन तारा समूह द्वारा वर्मिलियन बर्ड तारा समूह पर किए गए इस आक्रमण के दौरान आपने वर्मिलियन बर्ड तारा समूह में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने दुश्मन की स्थिति की सूचना तुरंत दी, जिससे वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर कमांड विभाग को तुरंत तैनात होने और आक्रमणकारी बलों को रोकने में मदद मिली। उसके बाद आप 2 महान तारा समूह स्तरीय सभ्यताओं के नाकाबंदी वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने और उनके स्थानिक टेलीपोर्टेशन उपकरणों को नष्ट करने में कामयाब रहे। इस सिंदूरी पक्षी तारा समूह के आक्रमण विरोधी युद्ध में सिंदूरी पक्षी तारा समूह आपको विशेष श्रेणी की योग्यता से सम्मानित करेगा। अब से आप वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के विस्काउंट बन जाएंगे और वर्मिलियन बर्ड स्टार क्लस्टर के सर्वश्रेष्ठ संसाधन तारे और सशस्त्र बलों के स्वामी होंगे। वर्मिलियन बर्ड तारामंडल अधिकांश तारामंडलों की तरह कुलीनता के 5 पद रखता है: ड्यूक, मार्क्विस, अर्ल, विस्काउंट और बैरन। गोकिज्यू को बैरन का पद छोड़कर सीधे विस्काउंट की उपाधि से सम्मानित किया जाना वास्तव में एक बहुत बड़ा पुरस्कार था। वर्मिलियन बर्ड तारामंडल में कुलीन उपाधियां अत्यंत मूल्यवान हैं और प्रमुख योगदानों के बिना इन्हें प्रदान नहीं किया जा सकता है। तारामंडल में वास्तविक सत्ता रखने वाले कई व्यक्तियों को तो कुलीनता की उपाधि तक प्राप्त नहीं हुई है। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मेंबर कहानी का 261 से 270 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।